बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। और जिस तरह से मैं रोज़ कहती हूं कि मौसम क्योंकि बदल रहा है, और आज जब मैं आई थी तो आज भी कल की तरह, कल से बल्कि ज़्यादा धुंध थी, इतनी ज़्यादा धुंध थी कि मैं तो परेशान हो रही थी कि किस तरह से जो ड्राइव कर रहे हैं सारे आप लोग, जिस तरह आप लोग ड्राइव करते हैं या ड्राइवर जो ड्राइव करके हम लोगों को लेके आते हैं यहाँ पर, वो कितनी मुश्किल से ड्राइव करते हैं। तो तमाम सूरत हाल में एहतियात बरतनी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज जो सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम मौसम की तो बात करेंगे, साथ ही साथ और भी हमेशा की तरह अहम मौज़ूआत होंगे, ऐसे मौज़ूआत होंगे जिसमें आपकी यकीनन रहनुमाई होगी, क्योंकि हम हर रोज़ कोशिश यही करते हैं कि आपको क्वालिटी टाइम दें। तो 2 घंटे तो होते हैं, हम उसमें चाहते हैं कि 2 घंटे में हम आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन है वो दें जिससे आपकी रहनुमाई हो, जिसमें आपके लिए आसानी हो, आपके आने वाले वक्त में आपके काम भी आए वो तमाम चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाते हैं। आज भी सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत से अहम मौज़ूआत हैं हमेशा की तरह, जिनके ऊपर हम आपसे डिस्कशन भी करेंगे और आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अच्छे सलूक की, तो हम आपस में हमें एक दूसरे के साथ, जिस तरह हम लोग आपके लिए हर रोज़ कोशिश करते हैं कि आपके लिए एक से बढ़कर एक अच्छी चीज़, एक से बढ़कर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ, जिस तरह से हम आपके लिए सोचते हैं, इसी तरह से आप दूसरों के, अपने इर्द गिर्द लोग जो मौजूद हैं उनके बारे में भी सोचें। हुस्न सलूक की अगर बात की जाए तो किसी भी इंसान की बेहतरीन खूबी होती है, और एक ऐसी खूबी है जो लोगों के दिलों में मोहब्बतें पैदा करती है, नफ़रतों को, कुदूरतों को मिटाती है। तो आपने क्या करना है, आपने किसी भी इंसान के इर्द गिर्द आपके मौजूद है, वैसे जो अगर कह लें हुस्न सलूक की अगर बात की जाए, ये नहीं होता कि आप अच्छे अखलाक से अच्छे जो शख्स है उससे बातचीत करें। हुस्न सलूक ये होता है कि बुरे शख्स के साथ भी आप अच्छे तरीके से बात करें। इस तरह ये होता है कि आपकी शख्सियत का अंदाज़ा होता है कि आपके अंदर हुस्न सलूक कितना पाया जाता है, कि आप अच्छे इंसान से तो अच्छे तरीके से बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो शख्स अच्छा नहीं है, जिसका दिल थोड़ा बुरा है या दूसरों के लिए बुरा सोचता है, आप उसके साथ भी हुस्न सलूक के साथ पेश आ रहे हैं। और हुस्न सलूक से अगर आप पेश आएंगे, ना सिर्फ इंसानों के साथ बल्कि हमें जानवरों के साथ भी इसी तरह से हुस्न सलूक के साथ, हमदर्दी के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जो अल्लाह ताला की मखलूक होती है, तो हमें इंसानों का जिस तरह से ख्याल रखना चाहिए उस तरह जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए। सर्दी है, ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि बाहर बहुत से लोग ऐसे हैं, फुटपाथ्स पर बैठे हैं कुछ लोग, और हम लोग उनको, मतलब हम लोग तो चले जाते हैं, पास से गुजरते हैं हर रोज़, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि यार जो अगर फुटपाथ पे कोई बैठा है, कोई, कितने बच्चे होते हैं, कितनी ख़वातीन होती है जो अपने बच्चों के समेत इस सर्दी के मौसम में, जहाँ इतनी ठंड हमें घरों के अंदर महसूस होती है, वो वहाँ सड़कों पर बाहर बैठे होते हैं। तो इस किस्म के लोगों की हमें ढूंढ कर तलाश करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो तमाम लोग आप लोगों के मुंतज़िर होते हैं कि आप उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें, अपना हाथ आगे बढ़ाएं। तो आज की अच्छी बात यही है कि आपने हुस्न सलूक के साथ पेश आना है, ना सिर्फ अच्छे लोगों के साथ बल्कि जिन लोगों के अखलाक बुरे हैं उन लोगों के साथ भी आपने अच्छे अखलाक से पेश आना है, क्योंकि अगर उन बुरे लोगों के साथ आप अच्छे अखलाक से पेश आएंगे तो उनका अखलाक अच्छा हो जाएगा, कि हम तो भाई बुरा कर रहे हैं और ये हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं, तो खुद ब खुद देखते ही देखते उसका अखलाक भी अच्छा हो जाएगा। अच्छी अच्छी बातें जो है वो दूसरों तक फैलाएं, क्योंकि अच्छी बात करना भी सदका जारिया होता है और इसका बड़ा सवाब मिलता है। अल्लाह ताला इसका अजर आप सबको भी देंगे अगर आप अच्छी बात, क्योंकि हम अच्छी बात रोज़ आपके साथ शेयर करते हैं, आप ये बात सुने अच्छी और आप दूसरों तक फैलाएं, क्योंकि अच्छी बात आगे से आगे फैलाना वही मुआशरे को जो है बेहतरीन बनाता है और मुआशरे को अच्छा बनाता है। तो अगर हम मुआशरे को अच्छे बनाने की बात करें तो इसमें मौसम का भी बड़ा हाल होता है। तो मौसम की भी बात कर लेते हैं। लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि फॉग बहुत ज़्यादा है, तो महकमा मौसमियात ने लाहौर के मौसम की क्या प्रोडिक्शंस की हैं वो मैं आपको बताती चलती हूँ कि बागों के शहर लाहौर में आज कम से कम दर्जा हरारत कितना रहेगा। तो कम से कम दर्जा हरारत 6, ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर का मौसम तो खुशगवार है, ठंड भी बढ़ गई। अब आपको इस्लामाबाद लिए चलती हूँ और वहाँ का मौसम दिखाती हूँ कि शहरी इक़्तिदार में मौसम कैसा रहेगा। तो इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक 7, ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में लाहौर से ज़्यादा ठंड है। अब आपको इस्लामाबाद के बाद कराची लेकर चलती हूँ और रोशनियों के शहर कराची का मौसम दिखाती हूँ कि कैसा रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 13, ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।
कराची का मौसम भी ज़बरदस्त हो गया है और वहाँ पर भी लोग जो है गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने लग गए हैं। अब पेशावर चलते हैं और पेशावर का मौसम दिखाती हूँ कि फूलों के शहर का मौसम कैसा रहेगा। कम से कम दर्जा है महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में 6, ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पेशावर के बाद कोयटा चलते हैं और देखते हैं कि कोयटा का मौसम कैसा है और लोग किस तरह से लुत्फानंदोज हो रहे हैं कोयटा के मौसम से। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 4, ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तमाम शहरों की अगर हमने बात की है तो कोयटा की अगर हमने देखा कि कोयटा में ज़्यादा सर्दी है, वहाँ ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। अब आज़ाद कश्मीर चलते हैं और देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर का मौसम कैसा रहेगा। तो आज़ाद कश्मीर में महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 1, ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे पोलियो के ऊपर, क्योंकि मुल्क भर में हमने देखा है कि एक बार फिर से पोलियो मुहिम जो है वो ज़ोरों शोर के साथ जारी है और हर जगह पे, हर इलाके में जो पोलियो वर्कर्स हैं वो जा रहे हैं और पोलियो के ड्रॉप्स पर आ रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर ऐसा होता है कि लोग जो है उनके अंदर कुछ डर पाया जाता है, वो पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिलाते हैं बच्चों को। कि तो पोलियो के केसेस कितने रिपोर्ट हो चुके हैं, क्या सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा मुआविन खुसूसी बराए सेहत हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा आपके वक्त का। डॉक्टर साहब कहिएगा कि जिस तरह से पोलियो की मुहिम तो जारी है, कितने केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं? जी, इस तरह में अब साल तकरीबन खत्म होने वाला है। 100 केसेस हमें इस बार रिपोर्ट हुए हैं। ये कई गुना ज़्यादा हैं पिछले सालों की निस्बत। पिछले साल 12 केसेस, उससे पिछले साल सिर्फ 8 केसेस तक हम पहुँच गए थे। बहुत सारी वजूहात हैं इसकी, लेकिन अब हमने जो ये मुहिम शुरू की है, जो 16 दिसंबर से शुरू हुई है और ये तवातर से अब ये नेशनल कैंपेन होंगी अगले साल, हमें बड़ी पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमने बहुत सारी तब्दीलियां की हैं प्रोग्राम के अंदर और बहुत सारे जो चीज़ें, जब हमारा ख्याल था कि जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको हमने एड्रेस किया है और अगले साल हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसकी जो डाउनफॉल हो रही है इसको रोकेंगे और इसको स्टेबलाइज करेंगे और आने वाले 2-3 सालों के अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान पोलियो फ्री होगा। बिल्कुल, हम भी यही दुआ करते हैं। लेकिन ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, वजूहात क्या है, कमी कहाँ पर है जदीर, कौन से शहर हैं जो ज़्यादा इसका शिकार हुए हैं? जी, हमने जी इसके ऊपर पूरा तजिया किया है। इस वक्त पाकिस्तान में जो केपी है वो इसका गढ़ है, वहाँ से केसेस ज़्यादा बरामद होते हैं। यानी आप यूँ समझे कि अगर 100 केसेस इस दफ़ा आए हैं तो उनमें से 70 जो हैं वो सिर्फ केपी से आए हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त ये नहीं कि सिर्फ केपी की हद तक है, 40 यूनियन काउंसिल्स हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, जिनमें से तकरीबन 20 के करीब जो हैं वो केपी में हैं और बाकी जो हैं वो दूसरे सूबों में फैली हुई हैं। ये इनको हम कहते हैं कोर रेजर्वॉयर्स, यानी कि ये ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे मैक्सिमम केसेस होते हैं और हम इन यूनियन काउंसिल्स पे अब फोकस किए हुए हैं और वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ की लीडरशिप, वहाँ के उलमा और वहाँ के जो लोकल एल्डर्स हैं उन सब के साथ मिल के हम इसका तदारुक कर रहे हैं। असल चीज़ इसमें ये होती है कि जब कैंपेन हो तो उसमें कोई बच्चा पोलियो के कतरे लाए बगैर ना रहे, क्योंकि जो भी बच्चा अनवैक्सीनेटेड रहेगा वो फिर एक खतरा बन जाता है बाकी तमाम बच्चों के लिए भी और उस पोलियो के जो वायरस है उसको फैलाने का सबब भी बन जाता है। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, वैसे आपने बात की है ख़ास तौर पे केपी की वहाँ पे 70% केसेस वहीं से रिपोर्ट हुए हैं, तो ऐसी क्या वजह है? वहाँ पर उन इलाकों में क्या अवेयरनेस कैंपेन नहीं कोई चलाई जाती? किस चीज़ का इंतज़ार किया जाता है? नहीं, इंतजार किसी चीज का नहीं किया जाता जी, लेकिन बदकिस्मती, लेकिन केसेस तो वहीं पर ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं ना। जी, मैं बताता हूँ ना जैसा कि
पिछले एक साल के अंदर, इससे कुछ ज़्यादा अरसे के अंदर, वहाँ पे बदकिस्मती से बहुत सारी वजूहात हैं इसकी, जिनमें से एक ये है कि नस्ली प्रोपोगंडा बहुत किया गया वैक्सीन के खिलाफ ठीक कि ये वैक्सीन ये आपके लिए नुकसानदेह हैं, ये ना लगवाएं। तो उसकी वजह से हमारे रिफ्यूजल्स जो थे, यानी कैंपेन्स के दौरान जब हमारे पोलियो वर्कर्स घरों तक जाते थे और पोलियो के कतरे पिलाना चाहते थे, तो माँ बाप की तरफ से मदाफत होती थी, रेजिस्टेंस तो मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ता था, क्योंकि हमने पिछली दफा देखा कि काफी ज्यादा ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए थे जिनमें मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था पोलियो वर्कर्स को। बिल्कुल बिल्कुल मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन तमाम मसाइल को हमने फिर बिल्कुल हेड ऑन लिया है और एक एक घर का हमें पता है कि कहाँ से मुदाफत अब पिछले साल हुई थी, उसका पहले से बंदोबस्त किया है और इस तरह ठीक। लेकिन ऐसे जिस तरह से जहाँ पे मज़ाहमत होती है, इस तरह के इलाकों में अवेयरनेस कैंपेन कोई चलाते हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हमारे सोशल मोबिलाइजर्स हैं, कैंपेन्स हैं, उलमा हैं, हमारे लोकल लीडर्स हैं, सबके साथ हमारा एक पूरा सिस्टम है और हमने कमेटियां बनाई हुई हैं। हर यूनियन काउंसिल के अंदर एक कमेटी है कि अगर रिफ्यूज़ल आए तो रिफ्यूज़ल जब हमारा वर्कर रिपोर्ट करे उस कमेटी को, तो उस कमेटी ने फिर क्या क्या स्टेप करने हैं और किस किस से रब्ता करना है और कैसे उन माँ बाप को अप्रोच करना है और उनको मनाना है इस चीज़ के लिए कि वो ये खतरे जो हैं। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, लास्टली कोई जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको मैसेज देना चाहेंगे? ये मैसेज मैं उनको सिर्फ ये देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को तो आप कतरे पिलवाए ही पिलवाएं, लेकिन आपके मोहल्ले में, आपकी नेबरहुड में, आपकी विसिनिटी में अगर आपके इल्म में ये चीज़ आए कि कुछ बच्चे रह गए हैं या कहीं से कोई मुदाफत हो रही है या मुज़ाहमत हो रही है, तो आप प्लीज़ इसको एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे, एक ज़िम्मेदार माँ बाप के तौर पे, क्योंकि दूसरे बच्चों को वैक्सीन लगने का मतलब है कि आप अपने बच्चों को महफूज कर रहे हैं, तो आप रीच आउट करें, बाहर जाएं, उन लोगों माँ बाप को मनाएं और निशानदेही करें ऐसे बच्चों की भी कि जिनको पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए। ये हम सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते, ये हमारा एक नेशनल मसला बन गया है और हमें सबको मिलजुल के इसके ऊपर अपनी अपनी जिम्मेदारियां अपने बच्चों के हवाले से भी और दूसरों के बिल्कुल मिलजुल कर ही हमें आगे बढ़ना होगा। और जो है ना, हमें इसमें पोलियो के जो खिलाफ मुहिम चलाते हैं लोग, उनकी अवेयरनेस हमें ज़रूर फैलानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्ज़ा, आपने हम लोगों को अपना कीमती वक्त, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नाज़रीन, अगर पोलियो की हम बात कर रहे हैं तो पोलियो, क्योंकि अगर ड्रॉप्स पिलाने आते हैं आप लोगों के घरों में लोग, जब पोलियो वर्कर्स आते हैं, तो बजाय इसके कि आप उनसे आगे झगड़ा करें, उनसे मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट्स करें, अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएं, क्योंकि इसके खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। बहुत किस्म के लोगों ने गलत किस्म के रूमर्स फैला दिए हैं कि यहाँ पर जी पोलियो जो टीम्स आती हैं वो पोलियो ड्रॉप सही नहीं होते। इस किस्म की जो बातें हैं उनको आप अपने साइड पर रखें और अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएं, क्योंकि वो आपके बच्चों के लिए और इस मुआशरे के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अपने काम जिम्मेदारी के साथ करने हैं। और इसी तरह का एक जो शहरी है, एक पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ है जो बड़ा ज़िम्मेदार है, अपनी जो है फ़राइज़ उसने ज़िम्मेदारी के साथ अंजाम दिए, लेकिन उसके साथ बाद में हुआ क्या है, क्या स्टोरी है, इसके ऊपर मैं आपसे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैं इसको आपको बताऊँगी कि कौन है वो ज़िम्मेदार शहरी। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे फ़र्ज शनास कांस्टेबल मोहसिन अली पुलिस एहलकार की बात करते हैं जिसने फ़र्ज की अदायगी के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी। कांस्टेबल मोहसिन अली के अहले खाना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो उनकी वालिदा हमारे साथ बैठी हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप आंटी? वालेकुम अस्सलाम, मैं बेटा बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का। और इनके साथ मोहसिन अली के भाई बैठे हैं मुर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और इनके साथ बैठे इनके मामू मुर्तज़ा के जो है, और मोहसिन अली के भी मामू हैं बशीर अहमद। आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आंटी, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं और मोहसिन अली की इस कुर्बानी पर उनको सलाम पेश करते हैं। आप बताइएगा कि आपके साथ मोहसिन की कैसी अटैचमेंट थी, उसके दोस्तों के साथ उसकी कैसी अटैचमेंट थी? बिल्कुल ठीक ठाक ही बेटा मेरा मोहसिन। मेरे मोहसिन के हर एक इंसान के नाल बहुत खुश ही, बहुत भैन भरावां नाल भी सारिਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ बहुत सलाम दुआ सी करो गया सी।
मेरे नाल मिल के गया, प्यार मेरे को लैके गया है। ये नहीं पता भी मोहसन अली ने शहीद हो जाना है। मैं कोई टेंशन नहीं, मैं कहनी मेरे पुत्र ने मैंने एडा रुतबा दिता है। मेरे माशाल्लाह 6 बेटे ही, ਵੱਡਾ बेटा मेरा मुर्तज़ा है, उस तो निका मेरा मोहसन अली ही। उन्हें सारा घर का खर्चा चुके दा ही टोटली। भरा एक मजदूर है, छोटा जिहा शहरी यार है, ਉਹਦਾ इलाज उन्हें करवाना सी। मैं क्या मोहसन अली मेरे पुत्र, मैं शहरी का इलाज करा दिया पुत्र, ये सारे दिन निका मेरा कोई पता नहीं है। कहना मम्मा कोई बात नहीं, करवा देंगे। मोहसन अली ने बस इतवार को आया, मेरे को प्यार लैके आया है। ये नहीं पता भी उन्हें वापस आना है या नहीं आना हैगा। सही, लेकिन मोहसिन जो है कब भर्ती हुए थे डॉल्फिन में? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? हाँ जी, 3 साल 2 महीने। पहले वाले साहब ने वेख्या बहुत भी मेरे मोहसन अली, मैं अपने मोहसन में वेखांगे वही बहुत खुश हाँ। मेरा बेटा डॉल्फिन की नौकरी च होया है। मैं बहुत मैं बड़े हमेदा बना कहते रहा मेरा मोहसन दूसरा डॉल्फिन की नौकरी च। मैं बहुत लोगों को खुश हो के दसदी हाँ भी मेरा बेटा है डॉल्फिन की नौकरी। वाले साहब ही वो भी नौकरी च ही। उस तो बाद मुर्तज़ा नूं दे गया अपनी डिप्टी, छोटा बेटे ਉਹਦੇ ਥਾਂ आ गया। ਉਹਦੀ तनख्वाह थोड़ी सी, ਇਹਨਾਂ ਦੀ बेटी बेटा कोई नहीं है। ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਇਹੀ ਚਾਹਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੋਤਰੀ ਪੋਤਰਾ ਦੇ, मैं अपनी पोतरी पोतरा खिलावा, मैं मोटरसाइकिल दे के ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਾਂ ਤੁਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ बहुत खुशी है। 7 साल हो चला बेटे की शादी होई ਨੂੰ, इसदा ਅਸੀਂ कुछ नहीं ਇਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। हाँ जी, ਇਹਦੀ तनख्वाह सारी 17,000 रुपया ही। 7,000 ਉੱਥੇ ਕਢਾਉਂਦਾ, 10,000 रुपया ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ नहीं पूरियां ਹੁੰਦੀਆਂ। मोहसन ने सारा ही खर्चा मोहसन ने चुकया है। मोहसिन ने तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो उठाई, सारी मोहसन की जिम्मेदारी। बिल्कुल। मुर्तज़ा कैसे भाई थे मोहसिन, कैसा आपका उनका रिलेशन था, किस तरह से वो सलूक आप लोगों से करते थे? सलूक तो वो बहुत अच्छा करते थे हमारे साथ। जैसे मैंने कहना वैसे उसने मेरी बात माननी। अगर मैंने कहा यहाँ पे जाना वहाँ पे जाना है, जो भी मैंने मतलब काम कहना वो उसने करना है मेरे साथ। यानी कि मेरे वो बाजू था एक, वो मेरे साथ ही चलता था, जैसे मैं कहता था वैसे वो करता था। तो आप भी पुलिस में हैं, आप भी डॉल्फिन में हैं? नहीं, मैं PHE में मुलाजिम हूँ। बाबा साहब भी मेरे PHE में था, उनको भी हार्ट अटैक हुआ था दौरान ड्यूटी के। अच्छा तो उनकी जगह पे मैं भर्ती हुआ था। ठीक ठीक। तो बाकी जो भाई हैं वो मतलब उनका कोई है इसमें कांस्टेबल में आना या डॉल्फिन फोर्स में आना, उनका कोई इरादा है या कोई जी है? वो छोटा भाई है जो मोहसन से छोटा था, कामरान। अभी वो फर्स्ट ईयर पढ़ रहा है वो। अभी उसी को हमें जो है करना है, इसमें डॉल्फिन में भी भर्ती करवाना है। छोटे भाई भी हैं, वो भी पढ़ रहे हैं अभी। हमारी इंशाल्लाह यही होगी कोशिश कि हम उनको डॉल्फिन में ही भर्ती करवाएं, वो भी यही रुतबा लें। मोहसिन का भी शौक था डॉल्फिन में आना, तो वो अपने शौक से आए थे? वो अपने शौक से आए थे। उन्होंने ना पीरों में भी निकला, नाम निकला था, पंजाब पुलिस में भी निकला, डॉल्फिन में भी निकला था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन डॉल्फिन ही की थी। वो ये भी कहा था कि अल्लाह ने मुझे बेटी या बेटा दिया, बेटी दी तो वो आर्मी में करवाऊंगा, जो बेटा हो तो मैं डॉल्फिन में भी भर्ती करवाऊंगा। आखिरी मुलाकात आपकी कैसे हुई थी, क्या बातचीत हुई थी आप दोनों की? आखिरी मुलाकात हमारी इतवार दिन सुबह हुई थी। वो डेली जो है ना वर्दिश पे जाता था, तो मैं काम पे जाने लगा था, 9 बजे का टाइम था। वो वर्दिश पे आया और मुझे मिला, सलाम तो लिए, मुझे कह रहा हूँ मैं आपको बोतल पिलाता हूँ, सुबह का टाइम है। मैंने कहा यार नहीं, मैं चाय पी कर आया हूँ। कह रहा मैं आपको चाय पिला देता हूँ। बस इतनी बात हुई है और हमने वो सलाम तो लिया और मैं चला गया हूँ। ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। अच्छा बशीर अहमद साहब, ये समंदर वाक़या पेश कैसे आया आप तक, कैसे खबर आई? जी मैं तो घर पे था, घर पे मुझे फ़ोन आया, मैं खाना खाने लगा हूँ तो मुझे फ़ोन आया कि उस पर ना गोली लग गई है। मैंने मुर्तजा को फ़ोन किया, इसने भी ये बिज़ी था, इसने नहीं उठाया। फिर मैंने अपने दूसरे भांजे से फ़ोन किया, वो कहता था कि वो शालीमार जा रहे हैं। मैं घर से निकला हूँ, रास्ते में भी सगियाँ पुल पे पहुँचा हूँ तो मुझे फ़ोन आ गया कि उधर आ जाएँ, मनावा पे आ जाएँ। मनावा से भी मैं पीछे ही था, मुझे फ़ोन आ गया कि वो तो है वो शहीद हो गए हैं। तो मुझे तो सब रास्ता भी भूल गया कि मैंने जाना किधर है, आगे रास्ता किस तरफ है। इतनी मुझे टेंशन हुई है क्योंकि वो मैं बहुत प्यार करता था उससे, बहुत ही मुझे प्यारा लगता था वो ना, अपनों बेटों से भी ज़्यादा प्यारा लगता था। जब मैं हफ्ते बाद उसको देख नहीं लेता था तो मुझे यकीन नहीं आता था। अच्छा माँ जी, मोहसिन की शादी भी हुई थी, तो कितना अरसा हो गया था उनकी शादी को? 1.5 साल। 1.5 साल हुआ था उनकी शादी को? 1.5 साल हो गए। अल्लाह ने पहले बच्ची दी थी, उसकी डेथ हो गई 8वें महीने। अच्छा अच्छा। फिर अल्लाह ताला ने हुण सुनी दिया। हुण अल्लाह ताला असीं ते कहने आ साडी दुआ है अल्लाह ताला मेरे पुत्तर नूं बेटा देवे, ਉਹਦਾ ਨਾਂ रोशन रवे। मेरे 5 बेटे ने, मैं भी कहनी मैंने मोहसिन नाल वेख ना बहुत दलेरी मिल गई। मैं कहनी मेरे 5 भी दूसरे भी मगर शहादत हो जाना, मैनू कोई हुण टेंशन नहीं। मेरे मोहसिन ने मेरा दिल जिहड़ा ना वधा छड़िया, बहुत शेर वाला। ਉਹ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਘਰ ਘਰ ਬੈਠੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਐਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। बिल्कुल माँ जी, वैसे इमरान गनी साहब एडिशनल आईजी ऑपरेशन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। इमरान गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि जिस तरह से एक फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान एक कांस्टेबल शहीद हो जाता है तो महकमा क्या करता है उसके खिलाफ, उसके लिए उसके जो पीछे लवाहिकीन होते हैं उनके लिए महकमा क्या कर रहा है? जी थैंक यू वेरी मच। जब तक हमारी माँ जैसे जैसे हमारे मोहसिन की माँ यहाँ बैठी हुई, जब तक इनकी तरह माएँ हमारी मौजूद हैं तो मुझे यकीन है कि पंजाब और पंजाब के अवाम को पंजाब पुलिस सेफ्टी देती रहेगी। जैसे हमारे 1450 के करीब शोहदा हैं और उन्होंने अपने जानों की कुर्बानी दी है और उनकी इस तरह की माएँ मौजूद हैं तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह पंजाब सेफ भी रहेगा और आवाम की जान माल की हिफाजत भी रहेगी। बिल्कुल। इनाम गनी साहब, अगर देखा जाए कि जिस तरह से मोहसिन ने शहादत का रुतबा पाया है, ऐसे में फोर्स का मोराल कैसा होता है आपकी जब एक कांस्टेबल अपनी फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान शहादत का रुतबा पा लेता है? देखिए, एक मुसलमान के लिए और एक यूनिफॉर्म फोर्स के ऑफिसर के लिए ये बड़ा एक अजीब सा वक्त होता है। ये फख्र का वक्त भी होता है, इंट्रोस्पेक्शन का वक्त भी होता है, दुख का वक्त भी होता है, क्योंकि हम एक साथी, अपना एक बच्चा, अपने एक भाई खोते हैं तो हमें अफसोस और दुख भी होता है। लेकिन ऐसे बच्चे, ऐसे शेर जवान जो हैं वो हमारा सर फख्र से बुलंद करते हैं बिल्कुल। और इन्हीं के सर पे ये महकमा जो है ये आज कायम है। सो हम एक मिले जुले से उसमें होते हैं उस वक्त में। और हमारी ये दो कोशिशें होती हैं। एक कोशिश तो हमारी ये होती है कि जिसने भी पुलिस डिपार्टमेंट इस यूनिफॉर्म और स्टेट के खिलाफ असला उठाया और इस पर वार किया, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान पर वार था। ये जो फायर था ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान पे था और शहादत तो मोहसिन की हुई, लेकिन जो वार था वो स्टेट के सीने पे हुआ और हम इसको इसी तरीके से लेते हैं। ये पूरी पुलिस फोर्स। बिल्कुल। इनाम साहब, यकीनन इस तरह के जो हमारे जो महकमे, इसमें जिस हमने कहा कि फ़र्ज़ की अदायगी करते हुए मोहसिन शहादत का रुतबा पा लिया है, हमारे लिए भी फ़ख्र का बायस है और पूरी कौम के लिए फ़ख्र का बायस है। जो मोहसिन है उनकी वालिदा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप उनसे कुछ बात करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि पंजाब पुलिस ये अपने शोहदा को ही नहीं भूलती, अपने शोहदा की फैमिलीज को कभी नहीं भूलती। हम हर लम्हे, हर वक्त उनके साथ रहते हैं। हम हर अपनी तकरीब में उनको पहले रखते हैं। हम अपनी ईदैन इनके साथ गुजारते हैं, हम अपना वक्त इनके साथ गुजारते हैं। इनको जो पैकेजेस हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम इनिशियल शहादत बैरियल के वक्त से लेके आखिर तक इनके साथ रहे, फाइनेंशियल इनको हेल्प करते रहे। जाहिर बात है कि इनके शेर जवानों की कीमत पैसे से तो अदा नहीं हो सकती, लेकिन हमने इनकी फैमिलीज का ख्याल करना होता है और अल्लाह के फजल से अब हमारे बहुत अच्छे पैकेजेस हैं जिसकी वजह से हम इनकी फैमिलीज को अकेला नहीं छोड़ते, फाइनेंशियली कमजोर नहीं छोड़ते। हम अभी इस वक्त भी कुछ हमने किया है, आगे हम करते रहेंगे, लेकिन हमारा इनसे वादा है कि जब तक पंजाब पुलिस है तो मोहसिन को नहीं भूलेगी और उसके एहसानात को नहीं भूलेगी। बिल्कुल। माँ जी, आप कुछ इनाम साहब से कहना चाहेंगी? इनाम साहब आपसे बात कर रहे थे, आपने उनसे कुछ कहना है तो आप कह सकती हैं। मेरे 5 बच्चे ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛਾਨਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਐਡਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਕੁ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਕੁ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ 5 ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਪਰ ਉਸ ਬੇਟੇ ਵਗੈਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ दो सौदा भाईवाल सी। इनाम साहब, आपने मोहसिन की वालिदा की बातचीत सुनी है, लास्टली कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि हम इनके साथ हैं, पंजाब पुलिस इनके साथ है। इनको कोई भी मसला किसी भी वक्त होता है, हमने एक DIG वेलफेयर यहाँ ग्रेड 20 के ऑफिसर बिठाए हुए हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ हमारे शोहदा और उनकी फैमिलीज के साथ कांटेक्ट रखना है, उनकी मदद करनी है।
हमारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से लेके कांस्टेबल तक हम इनके साथ हैं। अगर इनको कोई भी मसला हो तो सेंट्रल पुलिस ऑफिस इनका अपना घर है, ये किसी वक्त भी हमारे पास आ सकती हैं, हमें फोन कर सकती हैं, हमसे राब्ता कर सकती हैं और हम हर लिहाज से इनकी मदद करेंगे और जो कुछ हमसे मुमकिन होगा उससे ज्यादा करेंगे, कम नहीं करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनाम कनी साहब एडिशनल आईजी ऑपरेशन हमारे साथ मौजूद थे। तो माँ जी, आप जिस तरह से हमने देखा कि आपने बताया कि फ़र्ज जो अपनी वो अदायगी कर रहे थे वो तो बड़ी उन्होंने अच्छे तरीके से, उनका हुस्न सुलूक भी बहुत अच्छा था मेरे बेटे दी तो अगर पढ़ाई की बात की जाए मोहसिन की, तो मोहसिन पढ़ाई में कैसे थे? टीचर्स क्या कहते थे स्कूल में? बहुत अच्छे ही, बहुत अच्छे ही, हर पासों उन्होंने नाम मिलता रहा है। मेरे बेटे ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਪਾਕਪਟਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਡਿਊਟੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸੌਦਰ ਹੈ ਪਾਕਪਟਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਯਾਰ ਹਬੀਬ ਖਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਏ ਜਵਾਈ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਬਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ यार फरीद ही, फरीद भी बहुत, यानी कि सारे ही बहुत ज्यादा उससे प्यार करते थे। मुर्तजा, पढ़ाई में अगर बात की जाए तो सब भाइयों में क्या मोहसिन सबसे आगे थे? जी वो सबसे आगे थे सब भाइयों में। उसकी वो बहुत खुशी उसकी बात थी कि वो ज़्यादा पढ़ाई में दिलचस्पी देते थे। उसने इतनी मेहनत की है और वो इतनी यहाँ तक पहुँचा है। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਖਾਸ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ 13ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਾ। अजय उन्होंने खासी में पढ़ा, मैं चलें आपके बाकी जो बच्चे हैं आप उनको इस तरफ लेकर आएँ, आगे मुल्क की खिदमत के ऊपर लगाएं ताकि वो भी मोहसिन की तरह आपका नाम रोशन करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, आपने हम लोगों को अपना वक्त दिया। मुर्तज़ा आपका और बशीर अहमद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दूसरों की मदद कैसे की जा सकती है और ऐसे में दूसरों की इज्जत नफ्स का ख्याल कैसे रखा जा सकता है, ऐसे नौजवानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो दूसरों की मदद करते हैं और अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करते। जिस तरह से हम लोग पहले कहते हैं कि मदद करें लेकिन तशहीर ना करें, तो अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। सबसे पहले तो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं मरियम मीर, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बहुत शुक्रिया मरियम आपके वक्त का। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है हमजा बट और उनके साथी दोस्त हैं अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा आपका भी और अहमद आपका भी। थैंक यू। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इन्होंने अपने चेहरे को छुपाया हुआ है। इन्होंने अपने चेहरे को क्यों छुपाया है इसके ऊपर हम आपको ज़रा तफसील से बात करेंगे और देखेंगे कि आपको बताएंगे कि इन्होंने अपने चेहरे को क्यों ढांपा हुआ है। क्या ऐसा है कि इन्होंने अपने चेहरे को ढांप कर बैठे हैं यहाँ पर और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है कराची स्टूडियो से ज़फ़र अब्बास साहब, सोशल वर्कर हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र अब्बास साहब आपके वक्त का भी। तो गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेते हैं कि जिस तरह से दूसरों की मदद की जाती है और आप किस तरह से मदद करते हैं और कि हम लोगों को ऐसे पता लगे कि कौन कौन से लोग मौजूद हैं जो कि हमारी मदद के मुंतज़िर हैं, हमें उनकी मदद करनी है। देखिए, मेरा ताल्लुक़ कराची से है और कराची जो है वो तकरीबन 70 से 75% स्लम एरियाज़ पर मुहित है। और यहाँ पर कराची में अगर देखा जाए तो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादियाँ मौजूद हैं, जिसमें औरंगी टाउन है, जिसके अंदर अगर देखा जाए मज़ाफ़ात में तो महाजिर कैंप, सईदाबाद, लांडी, कोरंगी, मतलब एक बहुत बड़ा जंगल है। और इस वक्त ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कराची बेरोज़गारों का दुनिया में सबसे बड़ा शहर है, कराची जिसकी आबादी 4.5 करोड़ के करीब है और उसके अंदर ना नौकरियां हैं, ना रोज़गार है, मुश्किलात हैं, लोग घरों के किराए नहीं दे सकते। तो खुले आसमानों के नीचे एक बहुत बड़ी तादाद है जो मुख्तलिफ जगहों पर है, कहीं वो झोपड़ियों की सूरत में, कहीं वो ब्रिजेस के नीचे है, कहीं वो शाहराहों पर है, कहीं वो ग्रीन बेल्ट पर है। और इस वक्त के जब सर्दी पड़ रही है कराची में, हालांकि कराची में इतनी सर्दी नहीं पड़ती लेकिन फिर भी कराची वालों के हिसाब से सर्दी है ये, तो इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद है कि जो खुले आसमानों के नीचे हैं और उनके लिए एक बड़ा मुश्किल टाइम है, क्योंकि ना उनके पास स्वेटर्स हैं, ना उनके पास जैकेट्स हैं, ना उनके पास कंबल है, ना उनके पास लिहाफ है। तो उसके लिए इतनी बड़ी मूवमेंट की ज़रूरत थी कि रोज़ाना की बुनियाद पे 1000 से 2000 कंबल डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। तो इस पूरी मूवमेंट को हमने लॉन्च किया और हम लोग इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर हम जा रहे हैं, लोगों को कंबल, लिहाफ, गर्म कपड़े दे रहे हैं। उसके अंदर जो बॉर्न बेबीज़ हैं, जो छोटे बच्चे उनके साथ सो रहे हैं फुटपाथों पे, उनको कर रहे हैं। और फिर ऐसी आबादियाँ जो घर बिल्कुल जिसके ऊपर शीटें डली हुई हैं या जो कब्रिस्तानों से मुहित घर हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अतराफ में घर हैं, जिनके पास
बेचारों के पास छतें ही नहीं है, उन बेचारों को भी तमाम चीज़ें फराहम कर रहे हैं। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपील कर रहे हैं लोगों से कि भाई आपके पास वो तमाम गर्म चीज़ें जो आपके इस्तेमाल में नहीं है या आप समझते हैं अब आपके इस्तेमाल में नहीं आ सकती हैं, और अगर आपको खुदा ने दिया है तो फिर आप आगे बढ़िए। तो उस तरह से कर रहे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं। कल भी एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में गए, उसके मालिक ने एक बहुत बड़ी रकम दी कि भाई ये लें, इससे ये काम कर लें। मैं खुद तो नहीं कर सकता, पूरी पूरी रात निकल के घूम सकता। अभी 2 दिन पहले एक शख्स थे, उनको खुद दहशतगर्दी का शिकार हुए, उनका नीचे का जिस्म बेकार है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से तकरीबन 400 कंबल दिए। तो बात यह कि लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग मुसीबत है। देखिए आप गाड़ी में गुजर रहे होते हैं, आपका दिल अगर नरम है और आप इंसानियत का दर्द रखते हैं और आप लेफ्ट और राइट नजर दौड़ाएंगे तो आपको नजर आएगा कि आपने तो शायद गाड़ी के अंदर हीटर चलाया हुआ है या आपने इतनी सारी चीजें पहनी हुई है, जैकेट कोट या कुछ भी। लेकिन जो लोग परेशान हाल हैं वो उसी सर्दी में किस तरह से जी रहे हैं, क्या मुश्किलात हैं। अगर जिन्ना अस्पताल चले जाएं आप कराची में, उसके बच्चा वार्ड के बाहर कम से कम 450-500 वालिदैन जो अपने बच्चों का इलाज कराने आए हुए सिंध भर से, वो खुले आसमान के नीचे सोते हैं। या वो बच्चे जिनको डायलिसिस या दीगर सहूलियात दी जा रही हैं सिविल अस्पताल से, वो मरीज समेत खुले आसमान के नीचे आज की डेट में भी सो रहे होते हैं। वो बेचारे किधर जाएंगे? तो उनके लिए सामान हम लेकर जा रहे हैं, दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास पके हुए खाने आ रहे हैं, पूरे इंटरनेशनल फूड चेन्स हमें राब्ता कैसे करते हैं आपके साथ लोग, आपकी इस तरह के अफराद की मदद करने के लिए किस तरह से राब्ता किया जाए, क्या तरीकाकार होता है? देखिए हमारा तो पेज है जेडीसी वेलफेयर फाउंडेशन, हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। हमारे हम उन भूखे लोगों को या उन महरूम लोगों को जिनके पास खाना नहीं है वो फराहम कर रहे हैं और इज्जतदार तरीके से दे रहे हैं। जेडीसी के दीगर प्रोजेक्ट्स भी हैं, लेकिन अभी इस वक्त जो सबसे बड़ा हम पे लोड आया हुआ है वो गर्म कपड़े और जो बच्चियों की शादियों के मसाइल है वो आए हुए। हमारा पेज है फेसबुक पे, लोग उसके थ्रू हमसे रब्ता करते हैं और हम वो तमाम चीज़ें उनसे कलेक्ट करते हैं। जो चीज़ें इस्तेमाल के काबिल होती हैं, कपड़े या कंबल या लिहाफ, उनको इस्तेमाल करते हैं और जो इस्तेमाल के काबिल नहीं होते उसको फेंक देते हैं। यही कर सकते हैं हम। बार बार लोगों से ये अपील करते हैं कि हमें वो चीजें दें जो इस्तेमाल के काबिल हो, कचरा ना दें। इस्तेमाल की जो काबिल चीजें होती हैं वो देनी चाहिए। जफर साहब मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, हम जरा स्टूडियो गेस्ट से भी बातचीत कर लेते हैं। हमजा, ये आप लोग नकाब पहन के क्यों बैठते हैं? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया। बेसिकली मकसद ये था हमारा निकाब पहनने का कि यार हम कुछ ऐसा काम करें। मैं शुरू से ही सोचता था, छोटा जब था स्कूल लाइफ से, कि यार कुछ ऐसा करूं किसी को पता ना चले। तो बस ऐसे ही एक दिन आइडिया आया, कुछ खाना घर बना हुआ था। तो उस दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन था जब हमने स्टार्ट किया। तो मतलब अब हमने नान हलीम घर में बना ली, तो पूरी गली में ही बनी हुई है। तो अब सारे वो बांट रहे हैं, लेने वाले कम है, तो हर घर में नान हलीम बनी हुई है। तो ये अल्लाह की तरफ से ही होता है, जब कुछ वो मतलब आपको नवाजना चाहे, हमारे लिए तो ये फ़ख्र की बात है कि हम ये काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा मामा आप इसको पैक करें, हम इसको बांट के आते हैं। तो कुछ भी नहीं पता, मेरे कुछ दोस्त थे, मैंने कहा ओ यार इसको बांटने चलें। वो कह रहे यार आज 12 रबीउल अव्वल है, सारे बांट रहे हैं, कोई नहीं लेगा। हम लाहौर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, बेगम कोट शाहदरा वाली साइड पे, वहाँ पे कच्ची आबादियाँ, झोंपड़ियाँ, दरिया के करीब लोग। तो बिलीव करें हम वहाँ पे ऐसे खाना लेके गए हैं कि बच्चे भागते हुए आए हैं, छीन के ले रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। हम देख के हैरान के यार वहाँ पे कोई ले नहीं रहा, यहाँ पे लोग रो रहे हैं लेने के लिए, भागम भाग आ रहे हैं बच्चे। तो बस उस दिन से सोच लिया कि अब ये करना है। तो दोस्तों को कहा कि यार करना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा शुरू करते हैं। सारे स्टूडेंट हैं मोस्टली, तो पैसे शैसे तो अभी हमें कोई स्टार्ट था उसको किसी को पता ही नहीं हम कर रहे हैं। तो हमने दोस्तों ने कुछ पैसे मिलाए, किसी ने 1000 रुपये दिया, किसी ने 500 दिया, तो हमने 5000 रुपये में एक देख बनवा ली। अच्छा। तो हमने वो बांटी जब, फिर हमने एक फेसबुक पे अपना पेज बनाया, वीडियो डाली, वैसे ही कोई नाम नहीं कुछ नहीं, हमने एक वीडियो डाल दी। तो विद इन 4 डेज उस पर मतलब 1 लाख प्लस व्यूज़ हो गए। लोगों ने शेयर कर दी, हमें अप्रिशिएट किया, भाई वेल डन, आ गई हुई है वो। फिर मैंने कहा कि यार इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। बिल्कुल। फिर हमने डिफरेंट अपने 5-6 दोस्तों से कांटेक्ट किया। किसने सपोर्ट किया फिर? मुझे सबसे बड़ी बात है इसमें मैं बताऊंगा आपको, मेरे साथ 2 भाई भी हैं मेरे। अच्छा, जबरदस्त। तो पहले वो क्या करते थे, क्रिकेट खेलने चले जाते थे, गलियों में घूमते थे। मैंने कहा यार पता नहीं है, मामा भी परेशान रहती हैं, तो इनको अपने साथ अटैच कर लिया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे इनको भी कोई पॉजिटिव मैसेज मिले और हमारी नज़रों में रहे, तो इनको अपने साथ ही रखें। बिल्कुल। तो वो स्कूल से आते हैं, तो अब हम चीज़ें इकट्ठी हुई होती हैं, हम पैक कर रहे होते हैं इकट्ठे बैठ के फैमिली वाले, और खाना बनता है, हम बांटने जाते हैं। उसके अलावा हमें इतना सपोर्ट मिला, फिर हमने इसका एक नाम रख लिया फूड बॉयज़। जबरदस्त। तो मतलब हम कोई डिलीवरी वाले बॉयज़ नहीं थे, हम मकसद बेसिकली हमारा था उन लोगों को खाना पहुंचाना जिन तक नहीं पहुंचता। तो बस ऐसे ही स्टार्ट हुआ, लोगों का सपोर्ट मिलता गया। फिर हमें लोगों ने कहा यार हमसे खाना लो, हमसे खाना लो। हमने कहा यार सिर्फ खाना दो, में कुछ नहीं चाहिए। खाना दोगे, वीडियो बनाएंगे, अपलोड कर देंगे। जैसा कि जफर भाई भी हमारे साथ मौजूद है, मैं इनको भी बहुत फॉलो करता हूँ, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो इनके आइडियाज़ को लेके चले हम भी, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला और अब चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह लेके। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर फ्राइडे को, हमें एक
बिरयानी वाला वो एक देख देते हैं, हम वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा अब सर्दियाँ तो हम गर्म कपड़े बांट रहे हैं, तो अभी भी पड़े हुए हैं कुछ हमारे बॉयज़, आज भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ में। तो मतलब हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे नंबर पे, हमारे पेज पे लोग टेक्स्ट करते हैं, तो चीज़ें इकट्ठी होती हैं और ऐसी सिलसिला चल रहा है। ज़रा वैसे मुझे बड़ा दिल को सुकून मिल रहा है आपकी बातें सुनकर, और मैं सोच रही हूँ कि आपको कितना सुकून मिलता होगा, और आपसे भी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन एक ब्रेक का नाज़रीन, तो यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। दूसरों की मुश्किलों को, दूसरों के मसाइल को, दूसरों की तकलीफ़ों को महसूस करके उनका हाथ बटाना कितना आपको सुकून महसूस होता है, वो जब आप खुद उनकी मदद करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी रात की नींद कितनी खूबसूरत और कितनी पुरसुकून होगी, और कितना आपको जीने में भी मज़ा आएगा। ये तमाम आपको दूसरों की मदद करके ही पता चलेगा। अहमद, जिस तरह से हमज़ा ने भी कहा कि उन्होंने 12 रबीउल अव्वल के दिन ये काम शुरू किया, उन्होंने एक आइडिया उनको मिला कि भाई दूसरों की मदद करनी है, आपने किस तरह से ज्वाइन किया इनको, क्या जज्बा था आपका कि आपके फ्रेंड्स ये काम कर रहे हैं, आपने भी इनके साथ ये काम करना है? Basically the thing was when I first saw the video of Hamza, he uploaded an video कि जी ये मदद कर रहा है, ऐसे जाके खाना वगैरह पहुंचा रहा है, तो मैंने वीडियो देखी, बहुत ज़्यादा यानी कि अजीब सी बनी हुई थी। तो मैंने ये सोचा कि यार मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ फाइनेंशियली। मैंने सोचा कि मैं फाइनेंशियली हेल्प कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, अभी मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं फाइनेंशियली हेल्प कर सकूँ। मेरा सोशल सर्कल थोड़ा वास्ट है, मैंने सोचा मैं सोशली हेल्प कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं ये कि मैं NCA से ग्रेजुएट हूँ, एज अ फोटोग्राफर मैं काम करता रहता हूँ, और एज अ वीडियोग्राफर भी प्रोफेशनल लाइफ में। तो मैंने हमजा को ये कहा कि आपका जितना भी मीडिया साइड है वो मैं मैनेज कर लूँगा। उसमें ये होएगा कि कम से कम लोगों को एक प्रॉपर जब चीज़ मिलेगी ना, हाँ यार ये वाकई काम कर रहे हैं, उनको नज़र आएगा, तो मे भी लोग सपोर्ट करेंगे, और लोग करना चाहते भी हैं, बस लोग नहीं करते, डर जाते हैं कि यार ये पैसे खुद खा लेते हैं ऐसे वैसे। और हमजा का आइडिया मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद आया, तो ये कह रहा था कि हमें खाना चाहिए, हमें तो पैसे चाहिए नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल। सो मैंने इस तरह स्टार्ट किया था, और जज्बा मेरा यही था कि यार मैं कोशिश ये करूँ कि मैं खुद भी जितना सपोर्ट कर सकता हूँ करूँ। तो जिस तरह हम आपस में टीम है सारी, एकदम बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमने कैसे चलना है कैसे नहीं। ऑनर यही है जो ये बताते हैं सारा कुछ, बाकी हम उस पर अमल करते हैं, कोशिश यही करते हैं हम जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना करें। सही, बिल्कुल। जिस तरह से मरियम, हमज़ा ने भी और अहमद ने भी और ज़फ़र साहब ने भी बताया कि वो लोगों की मदद करते हैं, और इनका जो मदद का अंदाज़ है मुझे बड़ा खूबसूरत लगा है कि लोगों की इज़्ज़त नफ्स का इन्होंने बड़ा ख्याल रखा है, और तशहीर नहीं कर रहे हैं, अपनी शनाख्त नहीं दिखा रहे हैं कि जी ये ले हमने मदद की है, हम अपनी वीडियोस, ऐसे नहीं, वो अपने आप को कवर करके मदद कर रहे हैं। तो इस तरह से मदद करना कितना, मतलब दूसरे लोगों को हम लोग कितना लेसन लेना चाहिए, इस तरह से मदद करें, दूसरों के जज्बात की, दूसरों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मैं हमज़ा और उसकी टीम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा सदका जारिया और नेकी का काम है, और माशाल्लाह इतनी यंग एज में ये जो काम कर रहे हैं, ये शायद सोच भी नहीं सकते कि ये आगे माशाल्लाह इनकी जो नस्लें हैं उनको कितना सुकून मिलेगा। और हमेशा से आप इस बात को कभी वो करें, अपने लाइफ को एनालिसिस करें, तो हमेशा आपको अगर किसी की मदद करें, अगर दाएँ हाथ से करें तो बाएं को नहीं पता चलना चाहिए। बिल्कुल। तो आप अपनी इसमें देखें तो सिर्फ 4 मेन फैक्टर्स होते हैं। भूखे को खाना खिलाना, किसी के तन को प्रॉपरली आप उसको ढक दें और ढांप दें, और किसी बेटी की शादी करवा दें जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो माँ बाप ऐसे हैं जो कि फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये 4 ऐसी बहुत मेन फैक्टर्स हैं कि अगर हम इन पे थोड़ी सी तवज्जो दें तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। हम एज ए एजुकेशनिस्ट हम लोगों को यही काउंसल करते हैं कि हमें जो निगलेक्टेड चीज़ें हैं उन एरियाज़ पे हम थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। तो आप अगर हम बहैसियत इंसान में अगर स्टार्ट करूं तो हम क्या हैं, हमारा वजूद भी शायद हमारा अपना नहीं है। बिल्कुल। जब इंसान बच्चा इस दुनिया में आता है तब भी वो गुस्ल का मोहताज है, और जब हम इस दुनिया से जाते हैं तब भी वो गुस्ल का मोहताज है। तो हमारा सिर्फ जो ज़िंदगी में ना औलाद काम आती है, ना मालो दौलत काम आती है, ना कुछ और काम आता है, बट हाथ का दिया ज़रूर काम आता है।
हाथ का दिया वाकई में वही आपकी जो है ना आगे जो है आपकी सवार देता है, जो अगली ज़िंदगी होती है आखिरत होता है वो आपकी सवार देता है। ज़फ़र साहब, जिस तरह से हमज़ा ने भी कहा कि वो आपको फॉलो करते हैं और वो आप जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उसको हमज़ा ने भी फॉलो किया और हमज़ा भी इसी ट्रैक पर आ गया, तो किस तरह से लोग आपको देखते हुए आगे बढ़ते हैं और किस तरह से लोग मदद करने के लिए आगे आते हैं, क्या जज्बात होते हैं, किस तरह से वो पुरअज़्म होते हैं कि भाई हमने दूसरे लोगों की मदद करनी है? देखिए, बात बिल्कुल सीधी सी है। ये बच्चा बता तो रहा है माशाल्लाह से कि इन्होंने 12 रबी अव्वल को देखा कि सब लोग मोहल्ले में एक दूसरे को दे रहे हैं। बिल्कुल वही थिंकिंग है कि जो भी एक रज़ाकार के दिल में दिल होता है वही दिल इनके दिल में था, और इन्होंने महसूस किया उस कमी को कि वही मामला जो बकरीद पे हम देख रहे होते हैं कि जिसके घर से रान आई है उसके घर रान जाएगी, जिसके घर से 5 किलो गोश्त आया उसके घर 5 किलो गोश्त जाएगा, और जिस बस्ती के अंदर एक जानवर भी नहीं कटा उधर कोई नहीं जाता, क्योंकि यहाँ माशरती मसाइल, माशरती लेन देन में इतना ज़्यादा उलझ चुके हैं कि हम उधर देखना भी नहीं चाहते। और फिर वही बात करूंगा, इनका दिल नरम था, इन्होंने उधर तवज्जो दी। हम वो तमाम पहलू मुआशरे के उजागर करते हैं। अभी हमने एक अपील की 3 दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई हमें गरीब बच्चियों के लिए हजारों जहेज चाहिए, और अगर कोई हमारी इस कैंपेन के खिलाफ बात कर रहा है तो बराए मेहरबानी पहले वो मिडिल क्लास और अमीरों के यहाँ से जहेज का सिलसिला खत्म करा दे, उसके बाद हम गरीब की बेटी को जहेज देना बंद कर देंगे। गरीब की बेटी को जहेज ना दें ताकि कल को जला के मार दी जाए, ताकि उसको तलाक हो जाए। पहले उसका बाप नहीं है, उसकी माँ नौकरी कर रही है, घरों में बर्तन धो रही है, उसकी शादी जैसे तैसे की जा रही है, आप उसमें भी हमें सिखा रहे हैं कि इसको क्यों जहेज दे दिया, इसको कपड़े क्यों दिला दिए, इसके शौहर को क्यों तुमने शेरवानी दिला दी। तो बात यही है कि इस वक्त इन मसाइल को महसूस करना मुझे बहुत अच्छा लगा तस्वीरों में देख के कि इन बच्चों के पाँव में चप्पलें, इनका रहन सहन वो नहीं है कि ये बोले जी हम बहुत अमीर फैमिली से थे और एक रात सोए सुबह उठे हम रजाकार बन गए। देखिए, रजाकार पैदाइशी ही होता है, वो क्लासरूम में भी बच्चों के साथ मदद कर रहा होता है, जब वो स्कूल में होता है, जब वो कॉलेज में होता है, वहां भी लोगों के लिए मददगार साबित होता है, वो अपने घर में साबित होता है मददगार, वो अपने मोहल्ले में मददगार लोगों के लिए साबित होता है। जो रजाकार होता है उसके दिल में किसी भी किस्म की तासुब नहीं होता, वो किसी को मजहब की नजर से नहीं देख रहा होता, वो किसी को किसी की जबान की नजर से नहीं देखता। वो अगर सड़क पे निकलता है उसको हर बुजुर्ग अपने बुजुर्ग जैसा लगता है, उसको हर बच्चा अपने घर जैसा लगता है। तो इनका बहुत कमाल जज्बा है। हमारा क्या आइडिया है? हमारा सिर्फ आइडिया, हम उन पहलुओं को उजागर करते हैं और अमली तौर पे हम लोगों को दिखाते हैं कि ये आपके घर में कचरा पड़ा होता है लेकिन ये किसी की जिंदगी में रोशनी डाल सकता है। हम जो रमजानों में खाने खिलाते हैं लग्जरी फूड, वो सिर्फ इसलिए खिलाते हैं कि ये महरूम तबका क्या जिंदगी भर बिलबोर्ड पे देखेगा पिज्जा और जिंगर और मंदी? नहीं, इनका राइट है भाई, इनको खिलाओ, इनका हक है उन अमीरों पे जिनको खुदा ने बेताशा दिया है। यही वजह है कि आज जो पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की मल्टीनेशनल फूड सप्लाई चेन्स हैं उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट्स कर लिए हैं। उनके दिन में 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए के जो ऑर्डर्स कैंसिल होते हैं वो कई 100 पिज्जा, जिंगर, बर्गर, मंदी ये सब हमें देते हैं, और हम उन महरूमों को जब उठाते हैं ना फुटपाथों में, ये लो भाई तुम्हारे लिए केक आया 4 पाउंड का, ये लो तुम्हारे लिए जिंगर, तो उनको यकीन ही नहीं आ रहा होता कि माशरे में हमें भी लोग इंसान समझते हैं। बिल्कुल। ज़फ़र साहब, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं बस यही मैसेज दूंगा कि हम इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा बेरोजगार वॉक करने जा रहे हैं, जिसके अंदर कराची के तकरीबन लाखों बेरोजगार लोग शिरकत करेंगे। उस वॉक में शिरकत करें, हमारे बाजू बने, ताकि हमारे ये हुक्मरान जो सोए हुए देख सकें कि कराची कितनी जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब आपके वक्त का, और आपने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया है, ख़ास तौर पर हमज़ा जिस तरह से बताया हमज़ा ने भी कि वो भी आपको फॉलो करें, तो बहुत से दीगर जो लोग हमें देख रहे हैं, सुबह सवेरे पाकिस्तान को देख रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं, वो भी यकीनन इसे सबक हासिल करेंगे और ज़रूर दूसरों की मदद करेंगे। हमज़ा, जिस तरह से हम कहते कि ये भी आपने काम तो स्टार्ट किया 12 रबीउल अव्वल के दिन, तो इस काम को मेरा ख्याल है 2 महीने हुए होंगे, तो कितने लोग हैं इस टाइम आपकी टीम में जो लोगों के आपके साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाल रहे हैं और दूसरों की मदद कर रहे हैं? अच्छा, इकरा सीन इसमें ऐसा कुछ है कि हम अभी मतलब 3 हम भाई हैं और 3 मेरे दोस्त हैं, हम टोटल अभी 6 लोग हैं, मगर कुछ इसमें फीमेल्स भी हैं जो मतलब हमारे साथ नहीं जाती, वो हमें खाना बना के देती हैं। समटाइम ऐसा होता है, मुझे 1-2 कॉल्स आई कि बेटा मैं बिरयानी बड़ी अच्छी बना लेती हूँ, तो आप ऐसा करें मुझे चीज़ें ला के दे दिया करें, तो मैं पका के दे दूंगी या वो बांटियाँ करें। सम टाइम ऐसे होता है, तो मतलब कि कुछ फीमेल्स भी हैं हमारे साथ, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, उन्होंने मुझे कहा कि वैसे मुझे भी बिरयानी बड़ी अच्छी बनानी आती है, तो आप चीज़ें ना लेके आइएगा, मैं आपको बना के दूंगी। तो ऐसी मतलब कुछ फैमिलीज हैं, मतलब हमें फीमेल्स भी ज्वाइन कर रही हैं। और उसके अलावा मुझे इस टाइम मैं यहाँ से कहना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से कि मैं इस मिशन को बढ़ाना चाह रहा हूँ लाहौर में, क्योंकि लाहौर में मैंने ऐसा नहीं देखा कोई इस तरह लोगों को जाके खाना देता हो। तो मैं अब चाह रहा हूँ हर यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स
डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ क्यों, मैं चाह रहा हूँ अब हम हर यूनिवर्सिटी में से लेके चलें, स्कूल्स में लेके चलें, और माइनॉरिटीज से जो मुझे सिख, हिंदू, क्रिश्चियन देख रहे हैं, हम चाह रहे हैं हम उनको भी जाके सिखाना बढ़े। बिल्कुल, आप लोग मतलब ये नहीं देखते भाई ये क्या है, इसका जात पात नस्ल कुछ नहीं, सिर्फ आप मतलब उसकी उनकी मदद करते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है हमारा, हम बस वो इंसान है तो भाई उसको इंसानियत की खातिर कितना ये खूबसूरत जज्बा है कि इंसानियत की खातिर जो है वो लोग हर एक की मदद कर रहे हैं, नहीं देख रहे कि ये कौन है, किस उम्र का है, क्या है, मदद कर रहे हैं। किस तरह से हम लोगों को मदद करनी चाहिए, हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? हमें तो एक तो आपके प्लेटफॉर्म से हम सबको जहाँ जहाँ ये मैसेज पहुँच सकता है, हमें डायरेक्टली इनके साथ कांटेक्ट करना चाहिए कि हमें जहाँ पे भी हमजा हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपको जितनी भी हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो हम हर वक्त के लिए हाजिर हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इकरा मैं थोड़ी सी अटेंशन इस तरफ भी डाइवर्ट करना चाहूँगी कि लोग अक्सर देखें अपने घरों में भी मेड्स आती हैं या हम बचा हुआ खाना दे देते हैं, तो क्यों नहीं हम थोड़ा सा अपना ऐसा जज्बा रखें कि जो हम खा रहे हैं वो क्यों नहीं हम उनको दे सकते हैं, जैसा हम पहन रहे हैं वैसा हम क्यों नहीं दूसरे लोगों को दे सकते। इतने ऐसे लोग हैं, और वाकई लिटरली जैसे आप शदीद सर्दी पड़ी है, आप कभी जाके देखें लोग स्टेयर्स में सोए होते हैं, और कहीं पे भी आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं फुटपाथ पे चले जाते हैं। और अगर इसको हम थोड़ा सा अपनी एज पाकिस्तानी बहैसियत मुसलमान भी इसको थोड़ा सा देखें तो हम अपने घरों से ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, अपने नेबर्स में, अपने दाएं बाएं के जो भी आपका इलाका जिसमें भी आप रहते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, आपकी मेड्स हैं, अपने घर से ये सिलसिला शुरू करें, अपने आसपास इर्द गिर्द के देखें कि कहाँ पे ज़रूरत है, आप वहाँ पे जाएं, और आगे आगे इसी तरह ही आप जब तक आप निकल के ये चीज़ें देखेंगे नहीं तो फिर आप जो है वो किस तरह से दूसरों को हेल्प कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोगों को अपने इर्द गिर्द अपने घर से, अपने घर के जो मोहल्लेदार हैं उनसे शुरू करना चाहिए, तो तभी हम लोग जो है ना हमारी सोसाइटी में बेहतरी आ सकती है कि गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, तो हमें उसको उस चीज़ को चेंज करना है। गरीबों की भी हमें वैसे ही मदद करनी है जिस तरह से हम आपस में रहते हैं, खुद खाते हैं, खुद पहनते हैं, दूसरों को भी वैसे ही हमें खिलाएं, वैसा ही पहनाएं। हमजा और अहमद, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स जो आपको देख रहे हैं? यही मैसेज है कि यार आप पूरे पाकिस्तान में हमें जहाँ से भी देख रहे हैं, आप भी फूड बॉयज़ ही हैं, बस खाना लोगों में बांटें, और इसके लिए कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप अपने फैमिलीज़ में, अपने गली मोहल्लों में जाके देखें, कोई भूखा है तो उसको खाना खिला दें। अभी मैं रात को एक फेसबुक पे एक चीज़ देख रहा था कि एक कोई स्टेटस लगा हुआ था कि ना एक बंगले के बाहर, एक घर के बाहर एक बंदा बैठा होता है, उसके पास कपड़े नहीं होते, सर्दी में बैठा होता है, तो कोई साहिब बाहर आते हैं तो उन्हें कहता है कि सर मैं मर जाऊँगा तो क्या करेंगे, कहते हैं यार तुझे दफना देंगे कफन दफन, कहते हैं यार मैं अभी ज़िंदा हूँ तो मुझे कोई जैकेट दे दो, मरूंगा वैसे ही दफना देना। तो मतलब कि कोई भी ऐसा बंदा हो जो नीडी हो उसको दे दें, सारी आपकी टेंशन दूर हो जाएंगी, अल्लाह आपको इतना देगा कि आपकी सोच है। और वॉलंटियर्स हमें चाहिए, मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ के जो मेरी बहनें जो भाई देख रहे हैं, कुछ भी आप देना चाहें, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो किसी की ज़रूरत हो बन सकते हैं, किसी बच्चे को आ सकते हैं, कोई खाना आप ज़ाया कर रहे हैं आप थोड़ा खा लें, बाकी हमें दे दें, हमारा मतलब कि कोई भी मेंबर आके रिसीव कर लेगा आपसे जाके। तो हमसे जो हमारा फेसबुक पेज है फूड बॉयज़ के नाम से, हमारा बस फेसबुक पे पेज है, तो हमसे कांटेक्ट कर लें, कोई डोनेशन या कोई, हम प्रेफर यही करते हैं कि आप चीज़ ही दें, हम आगे बांट दें, आगे बांट दें, पैसों वाला सिस्टम ही ना है। अगर आपको जैसे बेहतर लगे, कोई चीज़ वगैरह कोई देना चाहें, कोई कपड़े वगैरह, वॉलंटियर हमें बहुत ज़्यादा चाहिए ताकि हमारा मैसेज जो है वो पूरे पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता, और सारी जो यूथ है जो फजूल टाइम ज़ाया कर रहे हैं वो इस तरह की एक्टिविटी करें, लोगों की हमदर्दी करें, लोगों की मदद बस ये मैसेज है हमारा। बिल्कुल जी, बड़ा खूबसूरत मैसेज है आपका। मरियम, आप लास्ट जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं भी उनको ये मैसेज देना चाहूँगी, देखें इकरा जो इस्लाम के पैटर्न था ना बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत खूबसूरत हैं। जो हमें एक ज़कात का हुक्म है वो यही है कि शायद हम प्रॉपरली अगर ज़कात भी देना शुरू कर दें तो शायद यहाँ पे गुर्बत भी ख़त्म हो जाए। तो हमें बिल्कुल हमजा जैसे बच्चों के साथ, और जितना हम एज एन इंडिविजुअल उसको कर सकें, जितनी भी हेल्प कर सकें वो हमें करनी चाहिए। बिल्कुल, हमें जिस तरह से भी हो सके इंडिविजुअली हेल्प करनी चाहिए। जिस तरह से हमजा ने बताया कि उनका फेसबुक पेज है, उसके ज़रिए भी आप उन तक पहुंच सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमजा ने यही कहा है कि भाई पैसों के अलावा अगर आप चीज़ें दें तो वो ज़्यादा उस चीज़ को प्रेफर करेंगे कि कुछ भी अच्छी चीज़ है। ख़ास तौर पर जो होता है, लोग होता है कि ख़राब चीज़ें दे देते हैं दूसरों को भी वही दें जैसा आप पहनते हैं।
माशरे में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त की वजह क्या है? आखिर क्यों तहम्मुल, रवादारी और बर्दाश्त का फुकदान पैदा हो चुका है? इससे माशरे को और हमारे पाकिस्तान को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और इससे मसले का हल जो है वो क्या निकले, क्या कैसे इस तरह चीज़ों को हल किया जाए, इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं सायरा इफ्तिहार, सियासी और समाजी रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा आपके कीमती वक्त का। और कराची से हमें ज्वाइन किया है फ़रा इकरार, एंकर पर्सन है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रा आपके वक्त का। फ़रा सीनियर एंकर पर्सन है। फ़रा आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और इनके साथ साथ हमें कराची से ज्वाइन किया डॉक्टर इमरान, माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान आपके वक्त का भी। तो इमरान भाई, सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। आखिर हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त पैदा क्यों हो गया? क्यों लोग इतनी जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, इतनी जल्दी अपना टेम्परामेंट लूज़ कर लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना आपने कहा इतना जल्दी कैसे कर लेते हैं, हम सब जानते हैं कि पानी का जो उबाल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद आता है। यानी कि जब 100 डिग्रीज हो जाएगा तो पानी उबलना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक ठंडा पानी लीजिए फ्रिज में से और एक सादा पानी लीजिए और एक पानी जो है वो गर्मी के अंदर जो टंकी के अंदर ऊपर भरा हुआ होता है वो लीजिए, और वो तीनों पानी अगर आप उबालने के लिए रख दीजिए तो कौन सा पानी जो है वो जल्दी उबल जाएगा? या क्या ये मुमकिन है कि ये तीनों पानी एक साथ ही जो है वो दर्जा हरारत के उस उबाल पे आ जाएं जिसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं? लाजमी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो घर का पानी होगा, जो रेगुलर पानी होगा कमरे में रखा हुआ, एवरेज 30 डिग्री के ऊपर होगा। इसका मतलब है उसको बॉयल होने के लिए 70 जो है वो डिग्रीज और मजीद चाहिए। जो फ्रिज में रखा होता है पानी वो 5 डिग्रीज के ऊपर होता है टोटल। इसका मतलब उसको 95 डिग्रीज अभी मजीद बॉयल होने के लिए चाहिए। और अगर कोई पानी जो है वो गर्म टंकी के अंदर से निकाला गया है तो वो रखते के साथ ही बॉयल हो जाएगा। तो जिसको हम ये कहते हैं कि जी ये अचानक हो गया, ये अचानक नहीं होता। ये वो 0 डिग्री से दर्जा हरारत जिस्म का बढ़ना शुरू होता है, जहन का बढ़ना शुरू होता है, माहौल का बढ़ना शुरू होता है, आसाब का बढ़ना शुरू होता है, और आपको ये अचानक एकदम ये लगता है कि ये अचानक हो गया। ये अचानक नहीं हुआ होता। इसको मैं थोड़ी सी मजाक के अंदर आपको ये बात, इसी वाली बात को दोबारा दोहरा देता हूँ मजाक के अंदर। एक खातून खाना ने जो है वो शिकायत की कि पता नहीं मेरे शौहर को क्या हो गया है। मैंने जो है वो एक बेहतरीन साग जो है वो बनाया, उसके ऊपर घी का मैंने तड़का लगाया, मैंने उनके सामने रखा, वो इतना खुश हुए, उन्होंने मेरी इतनी तारीफ की, उन्होंने मेरी उंगलियां चूम ली। मैंने दूसरे दिन जो है वो दोबारा उनको वही साग बना के दिया, फिर तड़का लगा के दिया, बहुत खुश हुए। तीसरे दिन मैंने फिर वही वाला साग उनको दिया कि इनको ये बहुत पसंद है, और फिर उन्होंने मैंने तड़का भी लगा के दिया, उन्होंने जो है वो खाया। चौथे दिन मैंने जैसे ही रखा उन्होंने प्लेट उठाई और दीवार पे दे मारी। अचानक पता नहीं उन्हें क्या हो गया। तो अब ये अचानक तो नहीं हुआ ना, ये जो अचानक क्या हो गया। तो अगर हम अपने माशरे को जो है वो देखें कि अगर हम अपने माशरे को देखें कि बच्चा जो है वो घर के अंदर क्या देख रहा है, लड़ाई झगड़ा, शोर शराबा, मारपीट। माँ बाप भी कर रहे हैं, चाचे मामे फुप्पे भी कर रहे हैं, बड़े भाई भी जो है वो कर रहे हैं। मोहल्ले में जा रहा है, वहां देख रहे हैं लोगों की मारपीट, लड़ाई झगड़ा, हाथापाई। स्कूल के अंदर जा रहा है, वहां पे और मेजोरिटी ऑफ द बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूलों में ही जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में बहुत कम बच्चे जाते हैं, वहां पर भी देख रहे हैं कि जी जो असातिज़ा है वो भी तशद्दुद कर रहे हैं, दीनी जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनके अंदर उसके भी इंतहा से ज्यादा सख्ती, मारा पीटा जो है वो जा रहा है। फिर जब वो देखता है टीवी के ऊपर आके तो जी ड्रामों में भी, फिल्मों में भी, जब वो ये देख रहा है कि जी कार्टून देख रहा है उसमें भी वही है, गेम्स, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो जैसे जो मकबूल गेम्स हैं उसके अंदर भी क्या हो रहा है, वही मारपीट जो है वो हो रही है। तो जब ये अगर वो सारा दिन सिवाय तशद्दुद के कुछ और देख ही नहीं रहा, कि कोई आदमी बर्दाश्त नहीं कर रहा, कोई आदमी किसी की सुन नहीं रहा, बात कबूल नहीं कर रहा, तो जब ये उसको ये पता लग गया कि ये पैटर्न है। और अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने उस एक शौहर की एग्जांपल दी है कि जब उसने ये ट्रेंड भी सीख लिया है कि अगर हमने खामोशी इख्तियार की, सब्र इख्तियार किया, तहम्मुल इख्तियार किया, तो लोग हमें बेवकूफ और बुज़दिल कहेंगे। तो लिहाजा जो है वो शोर मचा के और लड़ लड़ा के अपना रास्ता तलाश करो। तो जब ये ट्रेंड बनना शुरू हो जाए, और अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड बन गया हुआ है। अगर आप इस वक्त इवन इदारों को भी देख लीजिए, वफाक और सूबों के आपस के ताल्लुकात देख लीजिए, उसके बाद शायद मुझे कुछ बोलना भी ना पड़े आपको। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक है। फरा, जिस तरह से आप फील्ड में जाती हैं, काम करती हैं, घरों में इस किस्म के अदम बर्दाश्त कितने जो हैं केसेस रिपोर्ट होते हैं, किस तरह से वो केसेस होते हैं?
अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में इज्तमाही तौर पर बहुत ज़्यादा फैल गई है। हम लोग जब भी डिफरेंट जगहों पर जाते हैं, बहुत मामूली सी बात होती है जिसको सुनने के बाद शायद हम सोचें कि ये इतना बड़ा मामला भी नहीं था, जिस पर बात किसी की जान लेने तक पहुंच जाती है। तो उसकी वजह यही है कि हमारे सोसाइटी में इस वक्त इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ चुके हुए हैं और उन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात नहीं की जाती। एक बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी लोगों में पैदा हो चुकी है, डिप्रेशन की तरफ लोग जा रहे हैं। लेकिन घर में किससे बात करेंगे? अगर आप वालिद साहब से बात करना चाहें तो वो अपनी जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से परेशान है, वालदा घर को मैनेज करते हुए परेशान है, बहन भाइयों के अपने प्रॉब्लम्स हैं, दोस्तों से भी अगर आप बात करना चाहें तो वो अपने मसाइल में घिरे हैं। तो जब बात नहीं करते तो अपने अंदर वो गुस्सा, वो परेशानी, वो स्ट्रेस जो है पालते रहते हैं। वो एक वक्त आता है कि इस पीक पर पहुंच जाता है कि आपको छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं होती। तो हमने बहुत से ऐसे केसेस किए हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक लड़के को हम जेल में था, वो मिलने के लिए गए और उससे पूछा कि तुमने कत्ल क्यों किया आपने बुप्पो का? तो उसने सिंपली ये कहा कि उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है। अब वो इतना सेंसिटिव हो चुके हैं लोग कि इतनी छोटी सी बात पे कत्ल कर देते हैं। किसी जगह पर हम रिकॉर्डिंग के दौरान जाते हैं तो इवन हमारी टीम जो लोगों के मसले सुनने के लिए जाती है, टीम पे भी वो अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं कि आप लोग आ गए, हमारे मसले कौन हल करेगा? कैमरे पे आप दिखा देते हैं लेकिन उसका हल कोई नहीं होता। हम अपनी सी कोशिश कर रहे होते हैं, सब लोग अपनी जगह अपनी सी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो हमारे मुल्की हालात हैं, जो हमारे सियासी हालात हैं, वो कहीं ना कहीं जाके हर इंडिविजुअल को मुतासिर कर रहे हैं, जिसके बायस आप देखते हैं कि किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग, पढ़े लिखे लोग हैं चाहे वो, बल्कि पढ़े लिखे लोगों पे ज़्यादा अफसोस होता है कि एक तालीम रखते हैं, इल्म रखते हैं, उसके बावजूद वो ऐसे रिएक्ट करते हैं। तो इसमें हैरानी की बात नहीं है क्योंकि उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड मौजूद है। मगर मुझे लगता है कि बातें अपने दिल में रखने से, दबाने से बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ती हैं। इसलिए एक कुछ ऐसे फोरम्स होने चाहिए, कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो वॉलंटरली एक दूसरे की बात सुन सके। अब वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो लिसनर्स के नाम से ऐसे बहुत से लोग होते हैं, आप रैंडमली उनके पास जा सकते हैं, आपको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन आप अपनी परेशानी कह के अपना कैटारसिस कर सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल जो है वो नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात नहीं होंगे कि मामूली झगड़े पर किसी ने किसी की जान ले ली, किसी ने किसी पर तेज़ाब फेंक दिया, किसी को कत्ल कर दिया या घर में ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। आपने देखा होगा कि इससे पहले हम कम केसेस देखते थे कि शौहर ने बीवी को पीट डाला या बीवी ने शौहर को मार डाला, घर में ऐसे मामलात हो गए, भाई ने, बाप ने, बेटे ने। तो अदम बर्दाश्त के बढ़ने में हम सब लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगियों में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें ये नहीं मालूम होता कि हमारे घर में ही रहने वाले लोग किस परेशानी से गुजर रहे हैं, या हमारे दफ्तर में हमारे साथ काम करने वाले लोग क्यों परेशान है। हमें उसको ख्याल आता है जब खुदा न खास्ता किसी का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है या किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, तो उसकी सारी रीजंस जो समझ में आती हैं वो यही स्ट्रेस है, जहाँ पर हम चीज़ें अपने अंदर रख लेते हैं, उनको कहते नहीं। बिल्कुल, यकीनन एक नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर कोई अपने में मगन है, दूसरों को इर्द गिर्द अपने माहौल में लोगों को नहीं देख रहा कि कितना वो स्ट्रेस्ड हैं, कितना परेशान है, कितने डिप्रेस हैं। लेकिन सायरा साहिबा, क्या इस तमाम स्ट्रेस की, एंजाइटी की और डिप्रेशन की वजह महंगाई भी है? महंगाई से पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगी कि एटलीस्ट आपने इस चीज़ पे बात की, फाइनली किसी ने बात की, बिकॉज ये एक ऐसा इनविजिबल मेनेस है जो कि प्रिवेल कर रहा है और ये हमारे पूरे सोशल फैब्रिक को खा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। इमरान भाई ने एक बात की वो बॉइलिंग वाटर वाली, तो मेरे जहन में अपनी एग्जांपल आ गई कि इट टुक मी 7 years टू डिसाइड दैट आई हैव टू स्टेप आउट ऑफ माई मैरिज बिकॉज आई वाज फेसिंग दैट डोमेस्टिक वायलेंस and I was facing all that ugly things, मतलब जो थी whatever it was, तो it took me, वो boiling water जो है ना वो time लेता है, तो 7 years is a pretty long time to decide कि आपने बिल्कुल उस चीज़ को कॉल ऑफ करके 7 साल का जो अरसा है वो एग्जैक्टली तो वो टॉलरेंस का एक लेवल होता है। अब दूसरी बात आ गई अदम बर्दाश्त, आपने महंगाई की बात की, ऑब्वियसली आपने पता नहीं कल सुना है टीवी पे कि नहीं सुना है कि फिर से जो कमर्शियल यूज़ वाली जो गैस है वो 214% जो उसके अंदर एस्केलेशन प्राइस की रिपोर्ट हो रही है कि होने जा रही है। तो जब अगर आप आसान अल्फाज में बता दें, क्योंकि हमारे व्यूवर्स को इतना 200% से ज़्यादा गैस के जो सार्फिन हैं, जो कमर्शियल सार्फिन हैं, उसमें इजाफा होने जा रहा है चार्जेस में। तो अब सोचें जब इस तरह की खबरें आपको मिलेंगी घर आके, जब आप शाम को वापस आएंगे टीवी ऑन करेंगे, एक तो वैसे ही हमारे जो वो कहते हैं ना कि टॉप से ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, तो हमारे सियासी रहनुमा जो हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल द पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड, वो एक दूसरे के में नंबर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने ज़्यादा बदतमीजी करनी है, किसने ज़्यादा रूड बोलना है।
इस्लाम से पहले सऊदी अरब में जो हालात थे उसमें कहा जाता था कि जो जितना रूड और बदतमीज़ होता था वो उतना ही पॉपुलर होता था। तो लगता है जैसे हम प्री इस्लामिक वो जो थी ट्रेंड था उसको हम रिवाइव कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एग्जांपल वी आर सिटिंग राइट नाउ। बट यस, आपने बात की महंगाई एक बहुत बड़ा, देखें जी, जब मुझे ये कि मेरे बच्चों को खाने के लिए नहीं मिल रहा, मैंने अपने बिल्स कैसे देने हैं, मैंने बच्चों की फीसें कैसे अदा करनी है, तो नेचुरली एक स्ट्रेस तो आएगा ना। तो वेल यस, महंगाई एक बड़ा फैक्टर है आप बिल्कुल है। इसकी वजह से लोग जो है स्ट्रेस हो रहे हैं और परेशान रहते हैं, उनमें बर्दाश्त जो वो कम हो रही है। लेकिन एक बात मैं और, मुझे याद है मेरे बचपन में हमने अपने टीचर्स से स्केल भी खाए हुए हैं, कान भी पकड़े हुए हैं, ये सब कुछ हुआ है। लेकिन हम वो एक इस्लाह का उसमें पहलू भी होता था। आज जब बच्चे को सिर्फ घूर के थोड़ा सा डांट लेना तो कहेंगे कि हाँ, वो आपसे 4 घंटे बच्चा आपका बात ही नहीं करेगा कि आपने डांटा क्यों, हाँ मामा आपने इस टोन में मेरे से बात की क्यों। बड़ी आपने अच्छी बात कर दी। मैं वैसे यही से आपसे दोबारा से कंटिन्यू करूंगी, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे छोटा सा लेना ब्रेक, तो यहीं से हम जो गुफ्तगू है स्टार्ट करेंगे। जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। मौजू हमेशा की तरह ही हमारा बड़ा खूबसूरत है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पर इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए हमने कहा कि हम आज इसको डिस्कस करें और लोगों में बर्दाश्त क्यों ख़त्म होती जा रही है, इन पर हम बात करें। गुफ्तगू कर रही थी हमारे साथ सायरा साहिबा, तो आप अपनी कंटिन्यू कीजिएगा बात को। बस वो इकरा, अभी जब ब्रेक में भी हम यही बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा उस चीज़ का जो इम्पैक्ट होता है ना ब्रोकन होम का, एक टूटे हुए घर का वो औलाद पे आता है। तो वो 7 साल टॉलरेट करने के बाद यही सोचा कि अब बहुत हो गई है। एक वो सायरा है जो खदीजा की माँ है, और एक सायरा खुद से भी है। तो फिर मैंने खुद अपने बारे में सोचा, और फिर मैंने सोचा कि अब मुझे इस चीज़ में से निकल आना चाहिए। बट एज़ फार एज जहाँ तक मेरी बेटी का ताल्लुक है, मेरी तरफ भी रहती है, अपने बाप की तरफ भी जाके रहती है, लेकिन उसका ये लेवल हो चुका है वो टॉलरेट नहीं कर सकती। आप उसको ऐसे भी करो, ज़रा सा कह दो कि तुमने ऐसे ही क्यों किया, तो वो उस चीज़ को लेके बैठी रहेगी कि हाँ मुझे इस तरह कहा क्यों। वो टॉलरेंस जो है वो वाकई, मतलब जब घर के अंदर जब आप उसका का एनवायरनमेंट देखेंगे, घर से ये चीज़ें जो है ना शुरू हो जाती होती हैं। और फिर उसके बाद देन आप उसको देख सकते हैं कि आपको अपने गली मोहल्लों में, अपनी सड़कों पे, स्पेशली ऐसे होता है जब हम लोग रमज़ान के दिनों में ऑफिस से क्लोज करके वापस आ रहे होते हैं, तो हर किसी को घर पहुंचने की जल्दी होती है। उससे कभी इशारे पे रुक के लोगों के जो चेहरों के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो देखा करेंगे, जिसको काट खाने वाले होते हैं कि बस मैं पहले पहुंच जाऊं किसी तरफ। ना सब्र रहा है, ना बर्दाश्त रही है, और ना टॉलरेंस रही है। बिल्कुल बर्दाश्त बिल्कुल लोगों में नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि हम लोगों को यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के जरिए बताएं कि उन्होंने बर्दाश्त करनी है, किस तरह से कंट्रोल करना है। डॉक्टर इमरान, देखा जाए तो लोग इज़्ज़त नफ्स को हिट करने के लिए ना वो लोगों की मतलब तैयार होते हैं, किसी की भी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल नहीं रखते हैं। क्या नुकसानात होते हैं, ये रवायात क्यों बढ़ रही हैं आखिर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मेरी आपसे गुजारिश है कि जब हम क्योंकि आप ज़ाहिर मीडिया लोग हो, आप ये ज़्यादा अच्छा प्रोपोगेट कर सकते हो कि आप इल्म याफ्ता और सनत याफ्ता के अंदर फ़र्क ज़रूर बताया करें। क्योंकि जब अगर हम तालीमी इदारों के अंदर लड़ते मरते कत्ल व गारतगरी होते हुए देखें, जब हम अदालतों में ये देखें, जब अस्पतालों में हम ये देखें, जब हम पार्लियामेंट के अंदर हम ये देखें, और जब हम ये कहते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग देखें कैसे कर रहे हैं, तो मुझे दुख होता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो ये कर नहीं सकते ना। तो ये सिर्फ सनद याफ्ता लोग कर सकते हैं। किसी के पास मैट्रिक की सनद है, किसी के पास इंटर की है, किसी के पास डॉक्टरी की है, किसी के पास वकील की है, किसी के पास कोई और सनद है, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है वो, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी सिर्फ वो होता है जिसके अंदर तरबियत होती है। इल्म याफ्ता शख्स के अंदर तरबियत होती है, तालीम याफ्ता शख्स के अंदर तरबियत होती है, बाकी वो सनद याफ्ता होता है। और अगर सनद जो है ये कहीं ज़ामिन इस बात की नहीं है कि वो एक अच्छा इंसान भी है और उसके अखलाकी रवैया और बर्ताव भी है और उसको दूसरे का ख्याल भी रखना आता है। बारहा ये एग्जाम्पल टीवी पे जो है वो मैं दे चुका हूँ कि हिजाज़ के अंदर जो बेसत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो इलाका खित्ता कहलाता था, वो वहाँ पर जो है वो चंद लोग थे, कुछ रवायात कहती है 14-15 सिर्फ वो लोग थे जो वहाँ के आलिम कहलाते थे,
हिकमत के सरदार कहलाते थे। अबुल हकम उनके अंदर एक शख्स था जो अबुल हकम कहलाता था, जो हिकमत का सरदार कहलाता था, और तारीख़ उस अबुल हकम को अबू जहल के नाम से याद रखती है। तो जहालत जो है वो इल्म का हासिल ना होना नहीं है। आपका अंदर अगर वो इल्म आपको कोई तरबियत नहीं दे सके, अगर आपको वो कोई रवैये ना दे सके, बर्दाश्त ना दे सके, तो फिर वो जाहिल ही कहलाता है। और ये जहालत हम उरूज के ऊपर अपने माहौल के अंदर देख रहे हैं। तो जब हम तरबियत की बात करेंगे तो ज़ाहिर है वो इल्म की बात करेंगे, इल्म की बात करेंगे तो वो पैगाम की बात करेंगे, और जब पैगाम जो है वो शुरू होगा तो ज़ाहिर है कुरान पाक से बेहतरीन पैगाम कहीं से भी जो है वो नहीं मिलेगा, जो आपको सूरह हिजरात के अंदर इतना स्पेसिफिक बताए कि आप नेम कॉलिंग भी नहीं कर सकते, आप नाम नहीं रख सकते, आप नाम नहीं बिगाड़ सकते, आप बिलाल जैसा खूबसूरत नाम को बिल्लू बिल्ला नहीं कर सकते। तो ये तो आप प्यार की बात कर रहे हैं ना, वो तो प्यार के नाम बिगाड़ने की इजाजत नहीं दे रहा आपको। तो वो ये काना लंगड़ा लूला काला मोटा लंबा, ये छोटा मोटा, इसकी इजाजत कहाँ से जो है वो दे सकता है? इतना स्पेसिफिक कुरान आपको कहता है कि आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि अगर वो आपको ये लग रहा है, अगर देखें सीधी सी बात ये कि अगर किसी ने मजाक किया और मुझे ये बुरा लगा है तो वो मजाक नहीं है ना, वो तो दिल आजारी हो गई, तमस्सुकुर हो गया। तो उसकी जाहिर दिल आजारी हो गई। तो वो तो आपको जो किताब आपको इतना स्पेसिफिक बता रही हो कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, तो अगर हमने ना वो पढ़ाई ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम पता नहीं, हम अजीब गरीब किस्म के लोग हैं, पता नहीं हम क्यों इतनी फजूल बातें करते हैं। मुझे ये बताइए कि मेरे कौन से निसाब में अखलाकियात का सबक है? ना मेरी किस स्कूल की किताबों में है, ना मेरे मस्जिद मदारिस की किताबों में है, ना मेरे खुतबों में है, ना मेरे जो किसी कहना चाहिए प्रोफेशनल तालीम यूनिवर्सिटी की उसमें है। मोरालिटी एंड एथिक्स आपको पता है मेडिकल डॉक्टर की फील्ड में भी नहीं है। तो जब मैं इखलाकियात ना मैं घर में पढ़ा रहा हूँ, ना मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, ना मैं मस्जिद मदारिस के अंदर जो है वो दे रहा हूँ, ना मैं कॉलेज में दे रहा हूँ, मैं ना यूनिवर्सिटी में दे रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ इखलाकियात नहीं। मुझे बताइए इखलाकियात पढ़ाई किसने, कब पढ़ाई है? लोग पावर को दिखाने के लिए लोगों पर तशद्दुद करते हैं, और ऐसी बहुत सी वीडियोस है जो आजकल वायरल भी हो रही हैं कि लोग अपनी पावर को, अपना जो उनका इस टाइम एक स्टेटस होता है उसको लेकर वो बड़ा प्राउड फील करते हैं और दूसरे लोगों को नीचा दिखाते हैं और उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं। इसकी क्या वजह है और इसको रोका कैसे जा सकता है? जी, आदम और इबलीस का फ़र्क तो यही है ना, बड़ा वाज़ेह है। 7 दफ़ा कुरान पाक आदम और किस्सा आदम इबलीस बताता है। आदम और इबलीस यही है ना कि इबलीस जो है वो घुमंड के ऊपर होता है, तकब्बुर के ऊपर होता है, अपने आप को बेहतर जो है वो कहता है कि मैं अपने आप को बेहतर हूँ, गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, ब्लेम करता है अल्लाह तबारक व तआला को। फबिमतनी कहता है कि तूने मुझको बहकाया इसलिए मैं ऐसा जो है वो कर रहा हूँ, तो वो ब्लेम जो है वो कर रहा होता है। ये इबलीस की खुसूसियात है, आदम की खुसूसियात है। रब्बना ज़लमना अनफुसना, वो कहता है कि जी अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ कर, मैंने अपने जुल्म जो है वो नफ्स के ऊपर जुल्म किया। ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अंबिया किराम कहते हैं कि जी हमने जो है वो अब जुल्म किया। तो जो आदम जो है, जो जिसको हम कहते हैं कि हम बनी आदम हैं, तो उसकी खुसूसियात में से ये दोनों ही शख्सियात जो है रखती हैं कि एक इबलीसी जो है वो राह के ऊपर चल रहा होता है, नाफरमान होता है, अल्लाह का नाफरमान होता है, हर चीज़ को उसने नहीं मानना है। और देखें ये जो बर्दाश्त का जो पहलू है वो ये कि आप दूसरे की बात कितनी सुनते हैं, कितनी उसको कबूल करते हैं, कितना उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें फ़िल्टर आप बंद कर देंगे तो इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान होगा। दूसरी बात, आपने एक बात की थी कि वालिदैन को बच्चों को फोकस करना चाहिए अखलाकियात के ऊपर, अखलाकियात को सिखाना चाहिए। और इंतहाई एहतराम के साथ अगर मैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा इजाफा कर सकूँ, अखलाकियात मेरा बेटा पढ़ाई नहीं जाती है, अखलाकियात का नमूना खुद बनना होता है, तो मातहत उसको कापी करते हैं। जो मेरे ज़ेरे नगी होंगे, जो मेरे ज़ेरे असर होंगे, अगर मैं अखलाकियात का खुद नमूना होऊंगा तो वो मुझे कॉपी करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बदतमीजी के आला दर्जे पर फाइज हूँ और मैं लोगों को जाके ये समझाऊं कि आपकी अखलाकियात कैसे होती है, वो मुझे ही कॉपी करेंगे। तो हम ये लफ्जों का काम नहीं है, ये बोलने का काम नहीं है, ये करने का काम होता है, ये अमली नमूना होने का काम होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक ये बात है। दूसरी चीज अगर मैं क्विकली आपको जो है ये बता दूं कि हमारी जो नफ्सियात किस तरह काम करती है, ये जो सारी बर्दाश्त और अदम बर्दाश्त है ना, ये
उलझन सुलझन की गेम है, ये उलझन सुलझन है। यानी जिस चीज़ों में मैं उलझ रहा हूँ, जो मेरी परेशानियां हैं, अगर ये सुलझ नहीं रही हैं तो मैं मजीद उलझ रहा हूँ। जिस तरह मेरी बहन ने जो है वो कहा कि 7 साल का एक थ्रेश होल्ड था, इसी तरह हमारे आसाब का भी एक थ्रेश होल्ड होगा ना, एक कैपेसिटी होगी हमारे। हमारे अगर जहन को या लाशऊर को या शऊर को 3 अगर प्रॉब्लम्स दे दें तो वो मुकम्मल फुल ऑक्यूपाई हो जाता है। अगर मैं बताऊंगा आज के दौर के अंदर कौन ऐसा शख्स है कि जो माशी तौर के ऊपर परेशान नहीं है और इसके अलावा सेहत के मामले में परेशान। आप अच्छी तरह मालूम, आपको सर में दर्द हो, आपको हर चीज बुरी लगती है, आप काट खाने को दौड़ रहे होते हैं। तो अगर मैं सेहत की वजह से परेशान हूं, मैं माश की वजह से परेशान हूं, या मैं अपने किसी भी रिश्ते की वजह से परेशान हूं, अब वो रिश्ता मेरा बाप बेटा, मियाँ बीवी का भी हो सकता है, खूनी रिश्ता हो सकता है, रिश्तेदारों में हो सकता है। अगर ये 3 परेशानियां मुझे हैं, ये उलझने हैं और ये सुलझ नहीं रही हैं, तो मेरा पूरा निज़ाम जो है 100% ऑक्यूपाइड होता है, चाहे मैं सो भी रहा हूँ या मुस्तकिल सुलझाने की कोशिश कर रहा होता है। तो जब कोई चीज़ कंटिन्यूसली चल रही हो और वो इसका हल ना हो, पानी की मोटर चल रही हो और नीचे पानी ना हो, तो कितना टाइम लगता है उसको जलने में। और हम ये कहते हैं यार रात तो सही थी, सुबह को मोटर जल गई। भाई सुबह थोड़ी जल गई है, वो एक वायर वाइंड कमजोर होते होते होते। तो अगर हम अपनी उलझनों को सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर हम अपने प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, खराब हो जाएंगे मामलात। वो उलझते उलझते यही वही होगा। ये जो कहते हैं ना अचानक ये अच्छा भला आदमी क्यों फट गया, ये क्यों उसको, आप देखें ना ब्लड प्रेशर अंडर 30, कार्डियक प्रॉब्लम्स अंडर 30, डायबिटिक प्रॉब्लम्स अंडर 30। पहले कब सुनते थे आप 25 साल से उम्र पहले तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होते थे। 1960 के अंदर डिप्रेशन का आगाज जो है वो 45 साल की उम्र के बाद तो तशखीस होता था। आज तो पैदा हुआ बच्चा डिप्रेस है, आज पैदा हुआ बच्चा जो है वो मायूस और परेशान बैठा हुआ है। तो आप ये अंदाजा करें कि अगर हमने अपना ये रवैया सुलझन की तरफ नहीं लेके गए, अगर हमने सुलझाने की कोशिश नहीं की अपने रोजमर्रा के मसाइल को, तो फिर आप यही नजर आएगा जो आप देख रहे हैं कि ये आग भड़क रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस तरह किस्म की हम वीडियोस जिस तरह से देख रहे हैं वैसे ही हमें मिलेंगी, लेकिन इनका हल क्या सायरा साहिबा, जिस तरह से हुकूमत को क्या हुकूमती सतह पर क्या करना है कि तमाम जो सोसाइटी में इस तरह का अदम बर्दाश्त पाई जा रही, कैसे खत्म करें हम इसे? पहले तो जो इमरान भाई ने वो आदमियत और सनद याफ्ता और उसकी इखलाक याफ्ता की बात की। सनद याफ्ता इज अ सेपरेट थिंग और इखलाक याफ्ता वो घर से। तो मेरी नानी मरहुमा जब हम लोग छोटे थे तो शेर पढ़ा करती थी, और मेरे ख्याल में उसकी शदीद मुझे अब वो कॉनोटेशन भी समझ आ रही है और कितना वो टू द पॉइंट है कि इल्म है कुछ और शय, आदमियत और शय, लाख तोते को पढ़ाया पर वो हैवा ही रहा। आदमियत और चीज़ है, इल्म और चीज़ है। और वो जो घर की जो तरबियत है, जो इखलाकियात हैं, वो डेफिनेटली आपका जो ख़ानदानी जो एक वो क्या कहना चाहिए ताना बाना जिसको हम फैब्रिक कहते हैं, उससे जनरेट होता है। मेरा जो ब्रॉटअप है वो गांव का है। मैं 15 साल गांव में रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी वालिद को हमेशा अपनी वालदा को आप कह के बुलाते देखा है। तो वो तरबियत जो होती है वो आपके घर से शुरू होती है तरबियत। एक और जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हम उस पर बात करना भूल गए, सोशल मीडिया पे जो बैशिंग हो रही है, जो जितनी बैशिंग करता है, जितनी क्लास की करता है, वो इतना पॉपुलर होता है। और आप देखें कि वो चीज वायरल किस तरह होती है। बिल्कुल, उसको हम ज्यादा मतलब फैलाते हैं और शेयर करते हैं। उसको शेयर भी करेंगे, ट्वीट भी करेंगे। कुछ बंदे को दरअसल में हम शेयर दे रहे होते हैं और कोई मसला नहीं होता कि हाँ ठीक है, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, इसको कंटिन्यू करो, इससे मजीद बदतमीजी, मजीद बदबूदार और बहुत सीधा बातें तुम करो, वो ज्यादा वायरल होंगी। तो ये देखें, ये ट्रेंड इस तरह से बन चुका हुआ है। अनफॉर्चुनेटली कहते हैं ना, वही मैंने आपसे पहले बात की, ट्रिकल डाउन, जो कुछ ऊपर हो रहा है वही नीचे आता है। तो यस, मैं तो इस चीज़ की ओनरशिप लेती हूँ कि ये हम लोगों ने जो अदम बर्दाश्त, और आपका भी उसमें कंट्रीब्यूशन बीइंग मीडिया कि हम ऐसी चीज़ों को प्रोपेगेट ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में ओनरशिप भी उनको जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको लेनी चाहिए और मीडिया को लेनी चाहिए। अच्छी बातों को, जैसे आज आपने बिस्मिल्लाह की एक प्रोग्राम किया और आपने इस चीज को हाईलाइट किया कि भाई बस अब हम यहाँ तक पहुंच गए, खत्म करना चाहिए, अब इसको खत्म करने की जरूरत है। तो प्लीज बिस्मिल्लाह करें और इस ट्रेंड को फैलाएं, इस पे मजीद बात करें, घरों से ट्रेनिंग शुरू करें, घरों से बच्चों की तरबियत करें। बिल्कुल, बच्चों की तरबियत बहुत जरूरी है। पहले क्यों नहीं इस तरह के केसेस होते थे कि घरों का माहौल ऐसा था, घरों में तरबियत इंसान को, बच्चों को दी जाती है ऐसे। और अमली तौर पर, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अमली तौर पर हम लोगों को ऐसा नमूना बनना है कि लोग अच्छा, अगर हम चाहते हैं अच्छा हो तो हम लोगों को खुद अच्छा बनना है। फरा, लास्टली मैसेज क्या देना चाहेंगे जितने भी लोग हम लोगों को देख रहे हैं इस वक्त?
मैसेज ये देना चाहूँगी कि हम छोटी छोटी चीज़ों में नेगेटिविटी तलाश कर लेते हैं और नेगेटिविटी को निकालने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। हमने अपनी ज़िंदगी को बहुत लिमिटेड कर लिया। हम अपने ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं या बिस्तर पर लेट के टेलीविज़न देखते रहते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा एक्सरसाइज को शामिल कर लें तो वो भी आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, क्योंकि ज़ाहिर है हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सोसाइटी, हमारे सब हालात बहुत अच्छे हैं। उससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल सकती है। एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, हमेशा ये नहीं समझें कि आप ठीक हैं और जो दूसरा शख्स बात कर रहा है वो गलत है। अपने आप को अच्छा समझने का आपके पास बिल्कुल हक मौजूद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगले इंसान को आपने नीचा दिखाना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को अपना लें तो हम खुद भी खुश रहेंगे, दूसरे को भी खुश रख सकेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना सीखें, बात शेयर करना सीखें, किसी की सुनना सीखें, क्योंकि ज़्यादा मसाइल जो मैं जाती हूँ, जब लोगों से बातचीत करती हूँ तो यही महसूस होता है कि हमने एक दूसरे से बात नहीं करते, करें, रंजिशें दूर करें, एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत बांटें। तो ये बहुत सी चीज़ें आसान हैं, छोटी छोटी हैं, इनका ख्याल रख लें तो मेरा ख्याल है सोसाइटी पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं तमाम चीज़ों से सोसाइटी में एक पॉजिटिव जो है ना इम्पैक्ट आएगा। डॉक्टर इमरान, लास्टली मैसेज क्या देना चाहेंगे और लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, ज़रा ये भी बता दें। मैं पहली बात तो ये कि जी जो इज़्ज़त नफ्स, जब आप किसी अल्लाह के बंदे की इज़्ज़त को मजरू करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की बराह रास्त तौहीन करते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मेरे घर से ज़्यादा, यानी रब्बे काबा कहता है कि मेरे घर से ज़्यादा जो हुर्मत है वो इंसान तेरी इज़्ज़त है। वलक़द करमना बनी आदम, अल्लाह तबारक व तआला कहता है मैंने सारा इकराम बनी आदम को बख्शा। जो अल्लाह तबारक व तआला का इकराम है वो उसने बनी आदम को बख्शा। तो ये तो सोच लीजिए कि बंदे की तौहीन जो है वो अल्लाह की तौहीन होती है, तो इंसान को कांप जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ, आज अब सुबह आपके प्रोग्राम को कुछ वॉलंटियर्स भी थे, मेरे ऐसे अभी एक ख्याल आ रहा है कि जो लोग डॉक्टर इमरान, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हो गया खत्म, तो मुझे यहाँ पे क्लोजिंग का कहा जा रहा है, तो क्योंकि आपकी हमें मैसेज तो हमें मिल गया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान, आपका शुक्रिया। सायरा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तीनों मौजूद मेहमानों ने अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।